ओके मालिक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग रे। होपफुली यू आर डूइंग गुड। ओके, तो होपफुली आप सब मजे कर रहे होंगे और आपको अभी तक स्ट्रक्चर रेडी हो रहा होगा। तो एक बार अपन देख लेते हैं चैप्टर 1 में अभी तक क्या पढ़ा। मैं रिवाइज कुछ नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक बार चैप्टर 1 खत्म होने के बाद फिर अपन पूरा एक साथ में रिवाइज करेंगे जब अपन वो टेक्स्ट बुक से गो थ्रू करेंगे। तो प्रॉब्लली मेरा स्ट्रक्चर है कि आज एंड ऑफ द लेक्चर एक 45 मिनट्स में अपन एक बार टेक्स्ट बुक को गो थ्रू कर लेंगे, 40 एक आधे पौने घंटे में, जिसमें रिवाइज भी हो जाएगा पूरा चैप्टर और टेक्स्ट बुक से एक बार गो थ्रू हो जाएगा, ताकि आपको वो जो अपडेट करना रहेगा वो गो थ्रू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी खाली बस मैं आपको ये और भी दे रहा हूं, अपना बेसिक ऑलरेडी खत्म हो चुका है अगर आप देखोगे तो। उसके बाद अपन ने ऑल टुगेदर टाइप्स ऑफ डायरेक्टर सारे के सारे खत्म कर दिए, जिसमें मैंने आपको क्लियर किया कि भाई जनरल मीटिंग के अपॉइंटमेंट कौन से है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं वो कौन से है, जो पिंक कलर है वो ऊपर वाले इसमें सेट होंगे और लास्ट के जो दोनों रेड कलर में जो लिखे हुए हैं वर्डिंग्स में, ओके, दैट इज समथिंग सेपरेट कॉन्सेप्ट, जिसमें अपन ने देखा था वोटिंग इंडिविजुअली होना चाहिए और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज ऑल टुगेदर ओवरराइडिंग सेक्शंस ओवर ऑल अबाउ। ओके, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कहीं पर भी 152(6)(7) का यूसेज नहीं होगा, 160 का यूसेज नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल यू आर यूजिंग ओनली 2/3। अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपको याद होगा तो कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से आप अपॉइंट कर सकते हो, नॉट लेस देन 2/3। ओके, बट इट कैन बी ऑल ऑफ द डायरेक्टर्स, आंसर इज यस। बट ऐसा हो सकता है आप 2/3 उस मेथड से यूज करो, 1/3 ऊपर वाले मेथड से यूज करो, ये कॉन्सेप्ट अपने ऊपर जा सकता है। ये होने के बाद अपन टर्मिनेशन के मेथड के गए। टर्मिनेशन मेथड स्क्रीन पे जैसे लिखे हुए 4, मैंने आपको बताया 5 है, 5वें में से एक मेथड अपन ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं जहां पर रिटायरिंग डायरेक्टर रिटायर हो जाता है। तो और 4 मेथड कौन से हैं, जिसमें एक कॉन्सेप्ट है डिस्क्वालिफिकेशन, दूसरा कॉन्सेप्ट है वेकेशन, तीसरा रेजिग्नेशन एंड चौथा रिमूवल। अपना अभी का टारगेट या एक ये घंटे का लेक्चर का टारगेट ये होगा कि अपने को डिस्क्वालिफिकेशन और वेकेशन को बहुत अच्छे से खत्म करना। उसके बाद अपने लिए ओके जो बेसिक मेथड है उसमें और कुछ ज्यादा हेडेक नहीं रहेगा। ओके, इवन जो ड्यूटीज है, डिन का पॉइंट है, रजिस्टर है, इंस्पेक्शन है, ये सब प्रोसीजरल टास्क है, तो मैं उसको फटाफट गो थ्रू कर लूंगा नोट्स से ही। मतलब मैं उसके ऊपर ये मैं कुछ जैसे अपन चार्ट बना रहे हैं वैसा मैं कुछ चार्ट वार्ट बनाने के इसमें नहीं रहूंगा, वो खाली अपने डायरेक्टली नोट से रिफर करना, वो आपको रिवाइज करना है। मतलब उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सच, मतलब कि ऐसा दिन में आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अरे यार ये कॉन्सेप्ट भारी है, या रजिस्टर मेंटेन करने में कुछ कॉन्सेप्ट है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, उसमें आपका प्रोसीजर चाहिए, तो प्रोसीजर रटने वाला प्रोसीजर है, नॉट ए कॉन्सेप्चुअल लिंकिंग। तो अपन उसको डायरेक्टली वर्ड के थ्रू गो थ्रू कर लेने का। ओके, तो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट 2 थिंग्स, वन इज डिस्क्वालिफिकेशन एंड वन इज वेकेशन। मेरे ख्याल से आपके दिमाग ने अडेप्ट कर लिया होगा अभी कि डिस्क्वालिफिकेशन कब होता है और वेकेशन कब होता है। तो डिस्क्वालिफिकेशन कब होता है मालिक? डिस्क्वालिफिकेशन होता है जब आप कोई कंपनी में, नए कंपनी में डायरेक्टर बनने की कोशिश करते हो, वो डिस्क्वालिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। और वेकेशन कब होगा? जब आप ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कंपनी हो और वहां पर डायरेक्टर ऑलरेडी चल रहे हो और उस टाइम पे आपकी कुछ एक्टिविटीज हुई तो आपको ऑफिस को वेकेट करना पड़ेगा। पहले मैं डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट बता देता हूं जो स्क्रीन पे ऑलरेडी लिखी हुई है। पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, या अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या एडजर्ज इंसॉल्वेंट है, या 6 महीने के ऊपर की सजा मिली हुई है और 5 साल अभी तक उसको खत्म नहीं हुए फ्रॉम द एंड ऑफ द सेंटेंस। ऑर्डर जिस दिन दिया उसका सेंटेंस जब खत्म होगा, सेंटेंस मतलब जितनी सजा खत्म होगी उसके बाद 5 साल कैलकुलेशन करोगे। आप स्टार्टिंग से 5 साल कैलकुलेशन नहीं करोगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिए थे, 8 महीने की सजा मिली है तो 8 महीना प्लस 5 साल, इस तरह से उसके बाद ये डायरेक्टर के लिए वापस अपॉइंट हो सकता है। और उसमें और एक कैटेगरी अपन ने देखी थी, प्रोवाइजर, और क्या दिया था, 7 साल के ऊपर अगर आपको सजा मिली हुई है आप जिंदगी भर के लिए डायरेक्टर नहीं बन सकते। इसके बाद आपको ये था, कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने आपको बोला होगा कि आप डायरेक्टर नहीं बनने चाहिए और वो ऑर्डर अभी भी वैलिड है, यानी वो पीरियड अभी भी जा रहा है। और उसके बाद अपन ने डिस्कस किया कॉल मनी पे नहीं किया, और कॉल मनी पे नहीं किया कितने महीने बाकी खत्म हो चुके हैं, 6 महीने के बाद, मतलब 6 महीने हो चुके हैं और अभी तक आपने कॉल मनी पे नहीं किया। इवन इफ यू आर होल्डिंग ए शेयर जॉइंटली, अगर आप शेयर जॉइंटली हो सकते हो, आप बोलते हो नहीं नहीं उसने भरना चाहिए था, उसने मेरे को बोला था मैं भरूंगा, डजंट मैटर, हमारे लिए तू डिस्क्वालीफाइड है। और ये होने के बाद अपने लिए एकदम सिंपल है, 188 का सेक्शन जो अपन बाद में देखेंगे। ओके, और उसके बाद आपके लिए डिन का रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल नहीं किया, या 165 नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप नहीं किया आपके लिए, ओके, क्या करना होगा? ओके, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट इज अ डिस्क्वालिफिकेशन, न्यू कंपनी में आप बन नहीं सकते। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आप लिंक करोगे तो 164 सेक्शन इज एप्लीकेबल इन 167 इटसेल्फ। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि 167 का क्राइटेरिया क्या बोलता है, 167 क्या बोलता है, वेकेशन। अगर आप एक अपना वो एग्जांपल स्ट्रिक्टली उसको यूज करो, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड। एक्स लिमिटेड नई कंपनी है जिसमें मेरे को डायरेक्टर बनना है, वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी जिसमें मैं डायरेक्टर हूं। Is that point clear? Okay, अब यहां पर अपना क्वेश्चन है, 167 is not applicable for X limited, 167 is not applicable for X limited, 164 is applicable for X limited। यानी अगर X limited में मैं डायरेक्टर बनने जा रहा हूं तो मैं खाली 164 ध्यान में रखूंगा, लेकिन जब मैं Y limited और Z limited में अभी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हूं तो मेरे को 167 ध्यान में रखना है, जिसमें 167 क्या बोलता है, 164 के सारे पॉइंट याद रखने हैं। यानी अगर 164 का कुछ भी वायलेशन हुआ है तो 167 में भी आपको Y और Z में से
वेकेट होना पड़ेगा। उसके अलावा क्या क्या और पॉइंट्स है वो आपने याद रखना है। तो पहला पॉइंट है 164 के सेक्शन, और उसमें भी मैंने स्टार मार्क किया जो आज अपन क्लियर करेंगे, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 164 सबसेक्शन 2 इज सबसे तोड़ कॉन्सेप्चुअल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो अपन बाद में देखते हैं। ओके, 164 के सारे क्राइटेरिया वैलिड हुए तो आपको वेकेट करना पड़ेगा। उसके बाद 12 मंथ्स ऑफ बोर्ड मीटिंग तूने कंटिन्यूअसली अटेंड नहीं की, और इसमें मैंने वर्डिंग बोला था ही एब्सेंट हिमसेल्फ, यानी खुद होके एब्सेंट हो रहा है, दैट इज योर सेकंड पॉइंट। उसके बाद 184 1, 184 2, 184 1 और 2 में जब बोल रहा हूं तो आप याद रखना सबसेक्शन को यूसेज कर रहा हूं, तो अभी आपको हैबिट आ जानी चाहिए। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यार कोई सेक्शन बोल रहे हो आपको रिकॉल नहीं हो रहा सेक्शन, तो इट में हैपन, लेकिन 2-4 सेकंड प्रोसेस करने के बाद आपको रिकॉल हो जाएगा। तो याद रखना वो प्रोसेसिंग चालू होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को टारगेट वही अचीव करना है कि लिंक कैसे करेंगे। तो भाई 184 सबसेक्शन 1, 184 सबसेक्शन 2, तो मैं इसको क्या बोलता हूं 184 1, 184 2, याद रखना। तो 184 1, 184 2, सर 184 1, 1 2 और क्या होता है ये अपन जाके देखेंगे चैप्टर 2 में, बाद में देखते हैं, बस डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट है। यूजुअली आज के लेक्चर में आ जाना चाहिए, नहीं आया तो कल सुबह एकदम इमीडिएटली फर्स्ट हाफ में आपको ये मिल जाएगा। लेकिन 184 1, 184 2 का रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल नहीं किया तो आप वेकेट करोगे। लेकिन वापस में कान खुले, मैं बोल रहा हूं वेकेट, वेकेट मतलब कौन सा, वाई और जेड। मैंने आपको कल एक एग्जांपल में क्लियर किया, जिस कंपनी में आपने 184 का वायलेशन किया होगा उसमें से वेकेट करोगे। अगर आपने वाई लिमिटेड में 184 का वायलेशन किया होगा तो वाई से वेकेट करोगे, जेड से नहीं करोगे। या आपने जेड में 184 किया, वाई में नहीं किया, तो आपको जेड से विकेट करोगे, वाई में नहीं करोगे, आपको ये समझना होगा। तो 184 1, 184 2, और उसके बाद कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया तो आपको विकेट करना पड़ेगा। उसके अलावा 6 महीने की सजा, 6 महीने के ऊपर की सजा मिली है तो आपको विकेट करना पड़ेगा। उसके अलावा प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट है जिसकी वजह से आपको विकेट करना पड़ रहा है। प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप बने हुए थे, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजंस को वायलेट किया। वायलेट किया मतलब कहीं ना कहीं आपने वोटिंग राइट्स 2% के ऊपर ले लिया। अब 2% के ऊपर ले लिया, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोजीशन पे वैलिड हो क्या, नहीं। एलिजिबिलिटी है क्या, नहीं। या दूसरा एग्जांपल अगर आपको याद होगा, डेटा बैंक में आपका नाम चाहिए था, आपने डेटा बैंक में नाम डाला था 1 साल के लिए, 1 साल के बाद आप रिन्यू करना भूल गए, मेरे को बताओ, डोंट यू थिंक आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोजीशन से निकलना पड़ेगा? एंड दैट इज नथिंग बट प्रोविजंस ऑफ एक्ट। तो प्रोविजंस ऑफ एक्ट की वजह से आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी की है जिसकी वजह से आपको छोड़नी पड़ रही है पोजीशन। ओके, प्रोविजंस ऑफ एक्ट। और उसके अलावा और एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, होल्डिंग एंड सब्सिडरी का एग्जांपल। होल्डिंग एंड सब्सिडरी ये दोनों मिले हुए हैं, और दोनों मिला मतलब कुछ कारण से आपको होल्डिंग में पोजीशन मिली या कुछ कारण से सब्सिडरी में पोजीशन मिली डायरेक्टर की, और वो जो कारण था वो कारण ही छूट गया या वो कारण ही खत्म हो गया, तो वो आपको पोजीशन डायरेक्टर की छोड़नी पड़ेगी, जिसका एग्जांपल मैंने आपको कल दे दिया था। ये एग्जांपल आपको मैंने समझा दिया क्लियरली। ओके, यहां तक अपनी कहानी क्लियर है, ये मेरे ख्याल से आपको सबको स्ट्रक्चर क्लियर होगा। ओके, यस मालिक। 5 और 6 164 में ही है ना? वन कौन सा 5 और 6? यस यस यस, ये दोनों 164 में ही है, लेकिन 164 में कब है, आफ्टर द इवेंट्स, ड्यूरिंग द इवेंट्स। ओके, 167 में आ रहा है। इसका मतलब अगर आप इसको 164 में पढ़ रहे हो, अगर ये दोनों पॉइंट को 164 के एंगल से देखोगे तो थोड़ा प्रैक्टिकली समझना। वो बोलते हैं कि भाई 5 साल नहीं बीते हैं कंपनी, कोई नई कंपनी में एंटर करने के लिए, ठीक है, लेकिन यहां पर जिस दिन सजा हुई उसका क्या। ओके, तो और इसमें एक और छोटा सा पॉइंट है जिसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, वो एकदम लास्ट में है। छोटा सा पॉइंट मतलब क्या है कि जिस दिन एग्जांपल आपको कोर्ट ने बोला कि भाई यार 8 महीने की सजा, 8 महीने जेल में, तूने क्या किया, शॉपलिफ्टिंग किया। शॉपलिफ्टिंग मतलब चोरी कर रहे थे, पकड़ा गया, कोर्ट में गया, कोर्ट ने बोला भाई 8 महीने सजा जेल में। ओके, आप इमीडिएटली वेकेट नहीं करोगे। मैं उसका वो 2-3 पॉइंट बताऊंगा, वो सारे इसमें आपको 30 दिन मिलते हैं क्या करने के लिए, अपील करने के लिए। ओके, तो 30 दिन तक आप वेकेट नहीं करोगे, 30 दिन तक आप डायरेक्टर हो। 30 दिन के बाद अगर आपने अपील नहीं किया तो आपको वेकेट करना पड़ेगा 30 डेज के बाद। ओके, अपील का पॉइंट तो ये है, ये दोनों केसेस में जो अपन ये दोनों बात कर रहे हैं, यहां पर अगर आपने कितने दिन में, 30 डेज में, तो आपको वेकेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे अगर 30 डेज में अपील नहीं की तो वेकेट करना पड़ेगा, लेकिन 30 डेज में अपील किया तो वेकेट करने की जरूरत नहीं है। अब वेकेट करने की जरूरत कब तक नहीं है, जब तक अपील का ऑर्डर नहीं आ जाता, और ऑर्डर जो आया है अगर वो भी जेल का ही हुआ है यानी 8 महीने, तो वापस आपको ऑर्डर के बाद 7 डेज और मिलते हैं अपील के लिए, 7 डेज। ओके, अगर आपने 7 डेज तक अपील नहीं की तो आपको वेकेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर 7 डेज के अंदर अपील की तो वापस आपको टाइम मिल जाएगा। कहा कब तक, जब तक ऑर्डर नहीं आता, और वापस वो 7 डेज। ये सीक्वेंस है जब तक लास्ट अपील नहीं हो जाती। ओके, दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स, ये वाला पॉइंट। लेकिन यहां पर मेरे को बताओ, अपील का कोई कॉन्सेप्ट रहेगा क्या, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। अपील से कोई लेना देना नहीं इसको। 164 क्या बोलता है, आपके अगेंस्ट ऑर्डर आया है तो यू आर डिस्क्वालिफाइड इमीडिएटली, आप अपील करो या ना करो। जिस दिन आपका सेंटेंस खत्म होगा उसके 5 साल के बाद ही आप वापस डायरेक्टर बनने आना। यहां पर वेकेशन के लिए इन्होंने रेस्ट्रिक्शन छोड़े हुए थोड़े से कि आप इमीडिएटली वेकेट मत करो। ओके, अपील के लिए आपके पास ऑप्शन है, अपील करिए ना, ट्रिब्यूनल ऑप्शन है तो क्यों नहीं कर रहे हो, और पर टाइम लिमिट में करो सब। ओके, और तुम्हारा दूसरे एक्ट में टाइम लिमिट क्या है उससे मेरा डिस्कशन नहीं है। एग्जांपल, तुम्हारा अपील हो रहा है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, वहां पर हो सकता है 4 महीने में अपील कर सकते हो,
वहां पर 4 महीने में अपील कर सकते हो तुम, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हम चाहते कि तुम्हारा अपील कितने दिन में होना चाहिए, 30 डेज। अगर 30 डेज में अपील नहीं होते तो वेकेट करो। 30 डेज तक वेकेट करने की जरूरत नहीं है। यानी एग्जांपल, आज सपोज आज जो भी डेट है, आज 26 फरवरी है, 26 फरवरी है। ओके, फरवरी में अपनी अपनी लैंग्वेज में बोल दिया, 26 फरवरी है। 26 फरवरी के दिन पे आपको आ गया कि कोर्ट ने बोला तुम्हें कितने महीने की सजा, 8 महीने की सजा। ओके, अब तुम 30 डेज तक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब 30 डेज कैलकुलेट करना, क्योंकि फरवरी में 28 तक है, तो आपको 30 डेज वैसे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। यानी आपको कहीं ना कहीं टोटल कैलकुलेशन 28, 29 जो भी पहुंचेगा वो डेट पे आना होगा। वहां तक आपको विकेट करना नहीं है। मतलब वाई और जेड का डायरेक्टर कंटिन्यू रहो, यानी बोर्ड मीटिंग अटेंड करो, जो करना है करो, पोजीशन जो करनी है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही वहां डेट आया, एग्जांपल अपन लेते हैं वो 28 का कितना होगा रे, जो भी डेट होगा, 29 मार्च होगा, 29 मार्च हुआ, 29 मार्च जैसे ही आया, ओके, वहां के 29 पहले तक अगर आपने अपील कर दी, तो जब तक अपील का ऑर्डर नहीं आता तब तक आपको विकेट करने की जरूरत नहीं है, तब तक आप लड़ते ही है। और जिस दिन अपील का ऑर्डर आ गया, ओके, उसके बाद भी आपको कितने दिन तक विकेट करने की जरूरत नहीं है, 7 डेज। ओके, वो 7 डेज भी क्यों दिया हुआ है, फर्दर अपील। ओके, अगर 7 डेज में आपने फर्दर अपील नहीं की और ऑर्डर 8 महीने का है ही, आपको विकेट करना है। लेकिन अगर आपका ऑर्डर आया है, मतलब ऑर्डर आया और 8 महीने का है और आपने 7 दिन के अंदर अपील कर दी, वापस आप विकेट करने की जरूरत नहीं है। कितने महीने, कब तक, जब तक अगला ऑर्डर नहीं आ जाता, और वापस आपको उसमें कितना टाइम मिलेगा, 7 डेज। दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स इस दिन के अपील पे। यानी अगर एग्जांपल, इसको मैं एग्जांपल वाइज मैं थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर एकदम क्लियर रह जाए। ओके सर, 2 ही बार अपील कर सकते हैं ना? हाँ, 2 ही बार अपील, 2 ही बार अपील होगा। यस, बाद में तो अपील का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। यूएनसी गो इन डिस्ट्रिक्ट और मैजिस्ट्रेट कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट बाद आपका जाता है वो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। पर सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही कोई भी मैटर हैंडल नहीं करता। इट इज ओनली व्हेन देयर इज एम्बिग्विटी इन लॉ। सुप्रीम कोर्ट में आप जब जाओगे तब लॉ के ऊपर कुछ डाउट है, तो अगर क्लियर कट है, आपकी कुछ गलती हुई, मेंसरिया जैसे मैंने कल बताया, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है नहीं, वो हाई कोर्ट तक ही वो चीजें हैंडल होगी कि भाई गलती हो गई, माफ कर दो, या मालूम नहीं था, ये सब चीजें सुन सकता है। कौन सुन सकता है, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये सब चीजें नहीं चलती। सुप्रीम कोर्ट में खाली लॉ में लिखा हुआ कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट डिस्कशन करता है। सुप्रीम इट ओनली टेक केयर अबाउट लॉ। तो यानी अगर अपन जैसे बात की है, ओके, 26 फरवरी को, ओके, जो यहाँ से 30 डेज तक आपको विकेट करने की जरूरत नहीं है, विकेट करने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आया? ओके, और कब तक, 30 डेज के अंदर अगर आपने अपील फाइल किया, तो अपील का जब तक ऑर्डर नहीं आता, और ऑर्डर के बाद कितने दिन तक, 7 डेज तक आपको विकेट करने की जरूरत नहीं है। और ऑर्डर आने के 7 डेज के अंदर वापस आपने फर्दर अपील फाइल की है, और वो फाइल अपील करने के बाद वापस 7 डेज तक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी ये अपील के बाद वापस 7 डेज का टाइम दिया जाता है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपके ऑर्डर आ गए तो आपको विकेट करना पड़ेगा। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर गोज ऑन। अभी यही एग्जांपल समझो, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि अभी एग्जांपल आपने पूछ लिया तो अपन इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, एक बार खत्म कर लेते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड में से मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है। वाई और जेड में से मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे विकेट नहीं करना है, ठीक है। ओके, अब समझो शुरू, 26 को मेरे को, ओके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मेरे को बोल दिया कि 8 महीने की सजा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या बोला, कितने महीने की सजा, 8 महीने की। और मेरे पास अभी कितने दिन तक विकेट नहीं करना है, 30 डेज। और 30 डेज तक विकेट नहीं करना है, उसके बाद अपील होगा, उसके बाद ऑर्डर आएगा, ये सब सिनारियो होगा। ये समझ में आया? ओके, लेकिन अब मेरा क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं, क्या मैं अब एक्स लिमिटेड में डायरेक्टर बन सकता हूं? देखो, वाई और जेड में मैं ऑलरेडी डायरेक्टर है, उसको विकेट नहीं करना है, ये प्रोविजन समझ चुके अपन। यानी वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड से विकेट कब तक नहीं करना है, 30 डेज और अपील और वो 7 दिन। ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन मेरा ये है, क्या मैं एक्स लिमिटेड में डायरेक्टर बन सकता हूं क्या? देखो, एक्स लिमिटेड को डायरेक्टर बनना है, मुझे मिस्टर ए को अगर एक्स लिमिटेड का डायरेक्टर बनना है, मिस्टर ए को एक्स लिमिटेड का डायरेक्टर बनना है, तो अब मेरे को बताओ 164 देखेंगे या 167? 164 नहीं, 164 या 167? 164 देखेंगे। तो 164 में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है, ओके, तो जब तक वो सेंटेंस खत्म नहीं होता और 5 साल खत्म नहीं होते, तब तक आप कोई नई कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। इधर कोई प्रोवाइजर नहीं है कि जिसकी वजह से छूट दी जा रही है। तो इधर एक चीज तो क्लियर याद रखो, इधर खाली ये है कि थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ताकि आप एग्जिस्टिंग कंपनी में चल रहे हो ना, चलो, नई कंपनी में मत बनो, क्योंकि हमें डाउट है। एग्जिस्टिंग कंपनी मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे पास पावर है अपील के, अनदर थिंग्स। नई कंपनी में तुम डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो अगर इवन तुमने अपील सेकेंड डे किया होगा, आज ऑर्डर आया 26 को, 27 को तुमने अपील किया होगा, 27 को तुमने अपील किया होगा, उससे मुझे कोई कंसर्न नहीं है। ओके, तुम 164 के हिसाब से तुम यहां पर डायरेक्टर नहीं बन सकते।
कुछ समझ में आया मालिक? ये पॉइंट क्लियर है? किसमें डायरेक्टर नहीं बन सकता? तो एक्स लिमिटेड में, न्यू कंपनीज में अपन वो एक राइटर रखेंगे एग्जांपल के लिए ताकि वो स्ट्रीमलाइन रहे। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है। तो ये पॉइंट अभी तुमने पूछा इसके लिए, तो इस तरह से ये दोनों पॉइंट डिफरेंस हो जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। ये जो 2 पॉइंट मैंने बताया ना, ये जो कोर्ट का ऑर्डर, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर, ये कॉन्सेप्ट में अपने पास अपील के ऑप्शंस रहते हैं मालिक। अपील के ऑप्शंस की वजह से, तो इसको मैं ये कर देता हूं, ये 2 सिमिलर है, अपने को ध्यान रखना होगा। ये 2 ओके, ये 2 में कंफ्यूजन होता है बहुत बार कि सर यार 164 कवर कर रहे हैं तो ये पॉइंट कवर ही हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना वो दोनों अलग अलग एंगल है। 164 में जब जा रहे हैं तो सजा दे चुके हैं और उसके बाद का टाइम लिमिट है, और यहां पर 167 में जो डिस्कस किया जा रहा है येलो में, ओके, वो सजा दी गई है, अभी दी गई है, तब क्या करना है, तो तब के लिए अपन का डिस्कशन ये रहेगा। क्लियर मालिक? ओके, ये होने के बाद अब आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, एंड दैट इज 164 सबसेक्शन 2। ओके, सबसेक्शन 1 अपन खत्म कर चुके हैं। सबसेक्शन 1 में A B C D E F G H I यहां तक अपन ने पॉइंट पढ़ा, जहां पर आपने अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, एडजस्ट इंसॉल्वेंट, 6 महीना, कॉल्स नहीं पे किया, 188 का प्रॉब्लम, ये सब चीज पढ़ लिया अपन ने। कोर्ट और ट्रिब्यूनल का प्रॉब्लम, डिन नहीं है, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप है। ओके, अगर आप थोड़ा सा एम्फसाइज करोगे, और वापस बेयर एक्ट नहीं है इसलिए अपने को मेरे को समझाना पड़ेगा इसको, तो आप समझ लीजिए, ताकि बेयर एक्ट रहता तो मैं आपको ये पूरा पढ़ाता, ये सेक्शन पे ही मैं 2 घंटे डालता, क्योंकि ये सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट है और उतना समझने वाला सेक्शन है। लेकिन अपन उतना एम्फसाइज नहीं करेंगे उतना पॉइंट पे, लेकिन अपन ये चाहेंगे कि कम के कम टाइम में सारा क्रक्स समझ जाए। तो अब क्रक्स समझने के लिए आप ये समझो, आप पहले दिमाग में ये बिठा लो, 164(1) गलती डायरेक्टर की है। कान खुले, मैं क्या बोल रहा हूं? 164(1) गलती डायरेक्टर की है, गलती डायरेक्टर की है। अनसाउंड माइंड डायरेक्टर है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट डायरेक्टर है, एडजस्ट इंसॉल्वेंट डायरेक्टर है। ओके, उसने कॉल मनी पे नहीं किया, कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने उसको बोला, ओके, 6 महीने की सजा उसको मिली, वो उसने नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप 20 का ध्यान नहीं रखा, ओके, उसने डिन नहीं लिया, तो गलती किसकी हुई सब में? अगर अपन 164 सबसेक्शन 1, ये जो पूरा येलो देखे, यहां पर गलती किसकी है, उसकी या कंपनी की? ओके, डायरेक्टर की। 164(2) अब कंपनी की गलती की वजह से डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होगा। 164(2) इज गलती डन बाय कंपनी, कंपनी ने कांड किए, लेकिन क्योंकि उस वैसी कंपनी का, जैसी कंपनी ने कांड किए वैसी कंपनी का तू डायरेक्टर है, इसलिए तू डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होगा। समझने को श्योर हो मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, समझने को श्योर हो, दिमाग में डालो। ओके, 164 सबसेक्शन 1 में गलती किसकी थी? डायरेक्टर, इसलिए तू निकल रहा था, इसलिए तू नहीं बन सकता था, निकल रहा था, ज्यादा नहीं बन सकता है। 164 सबसेक्शन 2 में गलती कंपनी की है, इसीलिए तू कोई नई कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि वो कंपनी तू चला रहा था, तूने ध्यान नहीं दिया, इतना टाइम निकाल दिया यार ये कंपनी केस में। तो कंपनी गलती 164(2) में किसकी गलती है? कंपनी की, डायरेक्टर की गलती नहीं है। लेकिन कंपनी गलती का मुआवजा किसको भरना पड़ेगा? डायरेक्टर को। कंपनी की गलती का मुआवजा कंपनी भरेगी सर, वो अलग अलग सेक्शन है। मतलब जो अपन इसमें गलती देखेंगे, इसमें भी सबसेक्शन क्लॉज ए और बी रहेगा, 2 क्लॉज है, दोनों जो गलती है ना उसके लिए कंपनी को पेनल्टी है, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन इसका मुआवजा डायरेक्टर को भी भरना पड़ेगा, ये क्लियर है अब। ओके, अब कंपनी गलती क्या है? यहां पर कंपनी पहला ए में फेलियर टू फाइल एफएस एंड एनुअल रिटर्न फॉर कंटिन्यूअस 3 इयर्स। प्लीज समझो शुरू हो, अगर आपकी कंपनी जिसमें आप डायरेक्टर हो, अगर आपकी कंपनी जिसमें आप डायरेक्टर हो, अगर 3 साल तक लगातार फेल होती है, 3 साल तक लगातार, मेरे शब्दों का यूज करो, 3 साल तक लगातार फेल होती है, क्या फाइल करने में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न, दोनों, यानी दोनों में से एक फाइल किया होगा तो भी नहीं चलेगा, मुझे दोनों फाइल के है, दोनों फाइल चाहिए, दोनों में से एक भी किया तो ये गलती से माफी नहीं है, दोनों फाइल नहीं हुआ रहेगा, तो इस केस में आप कंपनी के कोई भी नई कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। यानी अगर इसको थोड़ा सा एम्फसाइज ऐसे करें, मेरे को बताओ, ओके, ये कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग कंपनी जिसमें तुम डायरेक्टर हो, वही कॉन्सेप्ट होगा। तो यहां पर अपन बात करेंगे वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड की, तो अपन वाई लिमिटेड की बात करते हैं, क्योंकि जिस कंपनी, ये गलती किसकी है? 164(2) किसकी गलती है? डायरेक्टर की या कंपनी की? कंपनी की गलती है, डायरेक्टर की गलती नहीं है। डायरेक्टर की गलती नहीं है मतलब मैं डिस्क्वालिफिकेशन के हिसाब से बोल रहा हूं, लेकिन देखा जाए तो ये भी डायरेक्टर की गलती है, ये डायरेक्टर ने इंश्योर करना चाहिए यार, ठीक है, फाइल करना है एनुअल रिटर्न। अरे यार नहीं जा रहा, क्या मजाक कर रहे हो तुम? तो अपन उस कंटेक्स्ट में बात करेंगे, डायरेक्टर की गलती नहीं है, मतलब किस कंटेक्स्ट में बात करोगे भाई? यार जैसे 164 सबसेक्शन 1 में सारे कांड डायरेक्टर ने किए थे, यहां पर ग्रुप ऑफ डायरेक्टर कर रहे हैं।
तो यहां पर ओके वाई लिमिटेड का क्या हुआ, वाई लिमिटेड एज्यूम करो 2016, 2017, 2018 ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न, सबका ध्यान स्क्रीन पे। ओके ये नहीं भरा, 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 2019 से यहां पर डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। और कितने टाइम तक डिस्क्वालिफाइड हो गए उसका डिस्कशन मेरा अभी नहीं आ रहा है, मैं एक बार पहले ये समझ लो, मेरे एग्जांपल समझ लो, ताकि मैं इधर बता दूं। ये एंड और में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई जान, मेरे लिखने के इसमें व्हाटएवर इट में भी एग्जांपल को समझो अच्छे से पहले। ओके तो यहां पर ये एक एग्जांपल हुआ। अब मेरा क्वेश्चन कैसा आता है, 2016, 2017, 2018 वापस बोल रहा हूं क्योंकि अपन बैरक नहीं पढ़ रहे तो मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं डाल सकता, लेकिन तो एग्जांपल कैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे आपको ध्यान रखना है। ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न, ओके ये नहीं भरा, ये भरा, ओके ये नहीं भरा, ओके ये भरा, ये नहीं भरा, ये भरा। ओके अब मेरे को बताओ क्या डायरेक्टर 2019 में डिस्क्वालिफाइड होगा? आंसर इज यस, क्योंकि यहां पर ये दोनों भरने चाहिए थे, दोनों भरने चाहिए थे, दोनों भरने चाहिए थे, दोनों दोनों। ओके दोनों में से अगर एक भी भरा होगा, एक भी भरा होगा और दोनों मतलब कहीं ना कहीं ये पॉइंट है तो गलत हो गया। अपने को दोनों ओके दोनों भरने जरूरी है। ओके तो याद रखो। सिमिलर एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा 2016, 2017, 2018 अगर सिमिलर एग्जांपल समझ में आ गया, एफएस और एनुअल रिटर्न, ये भरा, ये भरा, ये भरा, ये नहीं भरा, ये नहीं भरा, ये नहीं भरा, तो भी डायरेक्टर क्या होगा? 2 डिस्क्वालिफाइड। ये समझ में आ गया क्योंकि वो सेम एग्जांपल चल रहा है अपना, है ना। अब मेरा क्वेश्चन ऐसा है, देखो एफएस और एनुअल रिटर्न 2016, 2017, 2018 ओके एफएस नहीं भरा, नहीं भरा, नहीं भरा, नहीं भरा, ये भी भरा, ये भी भरा। अब मेरे को बताओ 2019 में डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड या नहीं? नॉट डिस्क्वालिफाइड। यानी आप ये याद रखना, इट इज फॉर कंटिन्यूअस ईयर, इट इज फॉर कंटिन्यूअस 3 इयर्स। अभी इसको एग्जांपल और थोड़ा सा एलोबरेट करता हूं मैं। 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 की बात करते हैं। एफएस एनुअल रिटर्न नहीं भरा, नहीं भरा, नहीं भरा, नहीं भरा, ये भरा, ये भरा, ये नहीं भरा, नहीं भरा। अब मेरे को बताओ 2020 में इज डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड और नॉट? पक्का? क्यों? 3 साल तो हो गए ना, 3 साल नहीं भरा है। 3 साल में क्या चाहिए वर्ड? कंटिन्यूअस 3 इयर्स, कंटिन्यूअस। यानी अगर बीच में 1 साल भर दिया तो आप निकल जाते हो, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो कंटिन्यूअस ईयर यहाँ पर नॉट डिस्क्वालिफाइड। एवरीबॉडी क्लियर? ओके ये समझ में आया मालिक? पक्का? इमीडिएट 3 इयर्स, इमीडिएट 3 इयर्स, इमीडिएट 3 इयर्स चाहिए। जैसे एग्जांपल ये फर्स्ट देखा है आपने, ओके या सेकंड देखा है या थर्ड देखा है वापस। और इसमें भी याद रखना ओके यहां पर ऐसा हो सकता है 1 साल में आपने एनुअल रिटर्न भरा और 1 साल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरा, ऐसा कभी नहीं होता है। एनुअल रिटर्न भरने के लिए एफएस फाइल करना जरूरी है। 30 डेज के अंदर एफएस फाइल होता है, 60 डेज के अंदर एनुअल रिटर्न होता है। एजीएम होने के बाद आपका आईपीसी का सिलेबस है, एजीएम हुआ 30 डेज के अंदर अपन क्या फाइल करते हैं? एफएस, और उसके बाद एनुअल रिटर्न। तो जब तक अपन एफएस फाइल नहीं करते तब तक एनुअल रिटर्न फाइल करना मुश्किल हो जाता है। मतलब ये दोनों का मैंने जो एग्जांपल दिया ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, वो जो मैंने आपको सेकंड बताया वो ओके ये वाला सेकंड वाला नहीं, थर्ड वाला होने की संभावना है, थर्ड वाला होने की संभावना है, पर सेकंड वाला होना मुश्किल है। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सब समझाया, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे कि सर मैंने एफएस भरा और एआर नहीं भरा, तो थर्ड एग्जांपल आ गया आपका। अभी आप बोलोगे सर मैंने एफएस भी भरा और एआर भरा, और जब आप एफएस और एआर भर रहे हो तो आपका ये एग्जांपल आ गया लास्ट वाला। आप समझे? ऐसा कभी नहीं होगा कि एफएस कोई अलग ईयर के लिए भरा और एआर कोई अलग ईयर के भरा, तो क्योंकि अगर आप एआर भरोगे तो आपने एफएस भरा ही होगा। नहीं समझ में आया क्या? तो ऐसा आप ऐसा नहीं बोल सकते सर 2017 के लिए मैंने एफएस भरा और 2018 का खाली एआर भरा। ऐसा हो सकता है 2017 का आपने एआर नहीं भरा होगा, लेकिन अगर 2018 में आप बोल रहे हो एआर भरा है तो आपने क्या भरा होगा? एफएस। एफएस भी ना भरे या एआर भर ही नहीं पाओगे आप। आपके क्राइटेरिया वो इट्स लिंकेज पॉइंट। कुछ समझ में आया? तो ये पॉइंट है, तो इसमें रहे तो ये डायरेक्टर क्या होंगे? डिस्क्वालीफाई होंगे। क्या होंगे? डिस्क्वालीफाई होंगे। मेरे ख्याल से क्लियर है। अब मेरे को बताओ डिस्क्वालीफाई होगा मतलब क्या होगा? मतलब क्या होगा? यहां पर 164(2) सबसेक्शन 2 ये कौन सी गलती हुई? किसकी गलती हुई है? कंपनी की गलती हुई है। तो इसके लिए तुम क्या हो गए? डिस्क्वालीफाइड। अब क्वेश्चन आता है डिस्क्वालीफाइड कब तक होगा? क्वेश्चन आता है डिस्क्वालीफाइड कब तक होगा? ओके तो यहां पर ओके ए और बी दोनों के लिए स्क्रीन पे ध्यान दो, दोनों के लिए 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। जिस दिन आपका डिफॉल्ट हो गया, जिस दिन ये सेक्शन एक्टिवेट हो गया, उसके बाद 5 साल तक, यानी 3 साल हुए उसके बाद 5 साल करोगे। डिफॉल्ट कब हो रहा है? 164(2) ए का डिफॉल्ट कब हो रहा है? 164(2) ए का डिफॉल्ट कब हो रहा है? इसके ऊपर ध्यान दीजिए, सेक्शन के ऊपर 164(2) ए का डिफॉल्ट कब हो रहा है? आफ्टर 3 इयर्स। एक बार नहीं भरा तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, 2 बार नहीं भरा तो कोई दिक्कत नहीं है,
3 बार नहीं भरा, अब डिफॉल्ट हुआ तुम्हारा, और डिफॉल्ट हुआ उसके बाद कितने साल तक तुम डायरेक्टर नहीं बनोगे? 5 साल तक डायरेक्टर नहीं बनोगे। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है, यश क्लियर है? क्या रे, समझा क्या? डोसा वोसा खा के ज्यादा नींद में तो नहीं चला गया ना? हाँ समझा क्या? पक्का समझा? ये तो कब से कितना टाइम लेंगे अपन, लिमिट क्या लेंगे, कब तक डिफॉल्ट मतलब जिस दिन डेट ऑफ डिफॉल्ट होगा उसके बाद कितने साल तक? 5 साल तक। क्या है वो? डिस्क्वालिफाइड। क्या है वो? पक्का समझ में आया? ओके अब मेरे को बताओ ये डिफॉल्ट कौन सी कंपनी ने किया? अपने एग्जांपल को, अपने एग्जांपल में कौन सी कंपनी ने किया? नहीं एक्स नहीं ना, कौन सी कंपनी ने? वाई लिमिटेड। गड़बड़ मत करो रे अपने एग्जांपल को। ओके मां कसम, इधर मैं वापस एग्जांपल लिख देता हूं। एक्स में अपन नया बनने जा रहे हैं, एक्स में नया बनने जा रहे हैं, वाई में और जेड में अपन ऑलरेडी है, ठीक है? तो यहां पर इस कंपनी में ऑलरेडी हूं, यहां पर है क्या? यहां पर ओके अगर मेरा डिफॉल्ट हुआ तो क्या मैं एक्स लिमिटेड में डायरेक्टर बन पाऊंगा? अगर डिफॉल्ट हुआ डायरेक्टर बन पाऊंगा? आंसर इज नो। क्यों नहीं बन पाऊंगा? 164 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। और मैं कब तक नहीं बन पाऊंगा एक्स लिमिटेड में? 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। मेरे ख्याल से क्लियर ये। अब मेरा क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन आ रहा है सीधा, आराम से क्वेश्चन आ रहा है और ये फटफट रहेगा, फटफट आंसर चाहिए अपने को। वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड में मेरी पोजीशन क्या होगी? डिस्क्वालिफाइड तो एक्स लिमिटेड के लिए है, मैं बोल रहा हूं वाई और जेड में क्या होगा? वाई और जेड में क्या होगा मेरा? कंटिन्यू करे। थोड़ा सा सेक्शन को लिंक करो। 167 देखो, एक्स में डिस्क्वालीफाइड, वाई जेड में कंटिन्यू किस बेसिस पे? मेरा पहला क्वेश्चन होगा ओके 167 में आपने क्या पढ़ा? 167 में पहला रीजन ऑफ वेकेशन क्या है? अगर 164 डिस्क्वालिफाइड है तो तुमको वेकेट करना पड़ेगा। अब यहां पर वेकेट कौन सी कंपनी से करोगे? सारी कंपनी से वेकेट करना पड़ेगा, जितनी कंपनी में डायरेक्टर हो उसमें से करना पड़ेगा। कान खुले, मैं पूरा क्लियर कर रहा अभी। जितनी कंपनी में तुम डायरेक्टर हो सब कंपनी से वेकेट करना पड़ेगा एक्सेप्ट जिस कंपनी ने डिफॉल्ट किया है। मैं वापस बता रहा हूं, आराम से घाई मत करना। ओके अगर 164, इसलिए मैंने रेड किया था, देखो स्क्रीन पे देखो रेड है ना, तो रेड का मतलब क्या है मैं समझा रहा हूं। वो 164 सबसेक्शन 1 अगर होता, 164 सबसेक्शन 1 अगर इधर होता तो मुझे दिक्कत नहीं थी, क्योंकि एक ही डायरेक्टर है जो जिसने डायरेक्टर की गलती है। यहां पर 164(2) में किसकी गलती है? कंपनी की गलती है। तो कंपनी की गलती है तो मेरे को बताओ कितने डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गए? कि कंपनी की गलती है। ओके ये सेक्शन में अगर कंपनी फेल टू फाइल एफएस एंड एनुअल रिटर्न फॉर कंटिन्यूअस 3 years, गलती किसकी है? कंपनी। लेकिन डायरेक्टर कौन से डिस्क्वालीफाई होंगे? जितने डायरेक्टर उस कंपनी के सबके सब डिस्क्वालीफाई होंगे, सारे के सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होंगे। और इसीलिए आपको समझना होगा, इसीलिए इनको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि 167 में वेकेशन का ग्राउंड भी 164 है, यानी 164(2) भी है। इसीलिए इन्होंने क्लियर किया कि अगर ऐसा कहानी हुआ तो वाई लिमिटेड की गलती हुई, वाई लिमिटेड फेल टू फाइल एनुअल रिटर्न प्लस एफएस फॉर 3 years। तो अगर ये हुआ तो इस कंपनी के 10 डायरेक्टर है, इस कंपनी के 10 डायरेक्टर है, 10 के 10 डिस्क्वालीफाइड होंगे। ये तो समझ में आना चाहिए, 10 के 10 डिस्क्वालीफाई होंगे। और ये सेक्शन 167 बोलता है जितने डायरेक्टर वाई लिमिटेड के होंगे सारे के सारे वेकेट करेंगे सारी कंपनी से। जितनी भी कंपनी में 10 डायरेक्टर होंगे ना, जितनी भी कंपनी में होंगे सारे के सारे ये डायरेक्टर हर कंपनी से वेकेट करेंगे एक्सेप्ट डिफॉल्टिंग कंपनी। क्यों डिफॉल्टिंग कंपनी से वेकेट करने नहीं बोला? क्योंकि अगर ऐसा बोलते कि वो जो डिफॉल्टिंग कंपनी है उसमें से भी वेकेट करो, तो ये 10 के 10 डायरेक्टर अगर वेकेट कर दे तो ये वाई लिमिटेड क्या बन जाती? डायरेक्टरलेस कंपनी बन जाती है। इसलिए वाई लिमिटेड में से अपन सारे के सारे को वेकेट नहीं करेंगे। ये 167 में, यहां पर 167 स्क्रीन पे देखो, मैं आराम से इसमें जा रहा हूं। 167 का फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें प्रोवाइजो आया हुआ है। प्रोवाइजो आया है कि अगर डिफॉल्ट 164(2) में हुआ, जो रेड में लिखा है मैंने कल का वो समझा रहा हूं, अगर 164(2) में हुआ तो यहां पर ऑल डायरेक्टर्स विल वेकेट फ्रॉम ऑल कंपनीज, ऑल डायरेक्टर विल वेकेट फ्रॉम ऑल कंपनीज एक्सेप्ट डिफॉल्टिंग कंपनी।
कुछ समझ में आया मालिक? ओके, तो ये समझने की कोशिश करो, ये दिमाग में डाल दो, ये मेरे ख्याल से समझ में आया क्या? तो यानी अब वाई लिमिटेड से 10 डायरेक्टर थे, 10 डायरेक्टर थे। ओके, वो 10 के 10 डायरेक्टर विकेट होंगे किस में से? ओके, ये 10 के 10 डायरेक्टर जेड में तो नहीं होंगे। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर, अपना क्या नाम था, मिस्टर ए, जो डायरेक्टर किस में था, एक्स में बनने जा रहा था, वाई और जेड में ऑलरेडी डायरेक्टर था। मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या ये एक्स में बन पाएगा? नहीं, क्योंकि किसने अटका दिया? 164 2 ने अटकाया। अब क्या इसको वाई और जेड में से छोड़ना पड़ेगा? आपका आंसर होना चाहिए जेड में से छोड़ना पड़ेगा। ओके, जेड में से छोड़ना पड़ेगा। क्यों जेड में से छोड़ना पड़ेगा? 167 का प्रोवाइजो, 167 का फर्स्ट क्लॉज ये बोलता है कि 164 का जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होगा, ओके, 164 1 का जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होगा वो तो ठीक है, 164 के 2 के जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होंगे, वो जितनी कंपनी में डायरेक्टर है वो सारे कंपनी से वेकेट करेंगे। यानी सारी कंपनी से वेकेट करने कौन से सेक्शन ने बोला है? 7 ने बोला है, 164 ने नहीं बोला। 164 ने ये बोला कि तुम नई कंपनी में 5 साल तक डायरेक्टर नहीं बन सकते। नहीं समझ में आया? समझ में आया? ओके, 164 ने क्या बोला है? 164 ने ये बोला है कि तुम कोई नई कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते 5 साल तक, अगले 5 साल तक, जब जिस दिन से डिफॉल्ट हुआ है। लेकिन एग्जिस्टिंग कंपनी से वेकेट करने को किसने बोला हुआ है? 167 के पहला वाले क्लॉज ने, उसने बोला है कि आपको सारी कंपनी से वेकेट करना रहेगा। लेकिन उन्होंने और एक प्रोवाइजो भी डाला है। क्या बोला है? सारी कंपनी से वेकेट करना तो ठीक है, लेकिन साथ में ध्यान रखना वो जो डिफॉल्टिंग कंपनी है उसमें से वेकेट नहीं करना है, क्योंकि डिफॉल्टिंग कंपनी में वेकेट करेंगे तो क्या होगा? कंपनी डायरेक्टरलेस बन जाएगी। अब दिमाग में थोड़ा सा पंचायती मत डाल, मतलब ये तुम बोलोगे सर इसका मतलब यार 10-12 कंपनी डिफॉल्ट डायरेक्टरलेस हो जाएगी, कैसे? ये 10 डायरेक्टर के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होंगे। यानी मिस्टर ए जो वाई और जेड में होगा, कोई एक मिस्टर पी होगा वो वाई और कोई एक्स मतलब दूसरी कंपनी में होगा। ये सब अलग अलग कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे जो इस कंपनी में एक बोर्ड पे है। तो जिस जिस कंपनी में डायरेक्टर होंगे सब में टाटा बाय बाय करना होगा, इनको वेकेट करना होगा। कौन से सेक्शन की वजह से? 167 की वजह से वेकेट करना होगा। लेकिन कौन सी कंपनी से वेकेट नहीं करेंगे? वो एग्जिस्टिंग मतलब कौन सा? नाम दो। वाई लिमिटेड से नहीं करेंगे। अब मेरे को बताओ वाई लिमिटेड इसका मतलब क्या होगा? वाई लिमिटेड से एग्जिस्ट, मैं अभी आगे का समझा रहा हूं। वाई लिमिटेड से वेकेट नहीं करेंगे। लेकिन अभी अभी अपना एक ही एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए। क्या मिस्टर ए एक्स लिमिटेड में डायरेक्टर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। कितने साल तक नहीं बन पाएगा? 5 साल तक। ये क्लियर है? ओके, क्या वो उसको जेड से छोड़ना पड़ेगा? कौन से सेक्शन ने बोला? 167। क्या वो वाई से छोड़ेगा? वाई लिमिटेड में से छोड़ेगा? नहीं। कौन सा सेक्शन उसको प्रोवाइड कर रही है? 167 का प्रोवाइजो। क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन है, ओके, ये कब तक वाई लिमिटेड में रहेगा? ये कब तक वाई लिमिटेड में रहेगा? नहीं, टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज नहीं है, उसका टेन्योर रोटेशनल नॉन रोटेशनल हो सकता है। अगर ये नॉन रोटेशनल है तो जब तक चल रहा है तब तक चलेगा, लेकिन अगर ये रोटेशनल है तो उसका टेन्योर आएगा वापस रिटायरिंग का। जिस टाइम पे रिटायर आएगा, कैन ही बिकम अगेन डायरेक्टर फॉर वाई लिमिटेड? नहीं। क्यों? कौन रोकेगा? 164। समझ में आया? 164 रोकेगा अभी उसको। तो सर क्वेश्चन ये आएगा कि मिस्टर वाई, क्या मिस्टर ए वाई लिमिटेड में डायरेक्टर पूरे लाइफ लॉन्ग रहेगा? नहीं, डिपेंड ऑन हिज स्टेटस। अगर वो नॉन रोटेशनल है तो ठीक है, चलता रहेगा जब तक उसको कोई निकालेगा नहीं तब तक। लेकिन अगर वो नॉन रोटेशनल नहीं है, रोटेशनल है, तो वो रिटायरिंग साइकिल में आएगा, तो 1/3 में आएगा, मतलब 3 साल का कॉन्सेप्ट होगा, कहीं ना कहीं 1 साल 2 साल में। तो अगर वहां पर वो रिटायर होता है, वो रीअपॉइंट वाई लिमिटेड में वापस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कौन रोकेगा? 164 रोकेगा अभी, क्योंकि वो उसको कब तक वापस अपॉइंट नहीं करोगे? 5 साल। लेकिन 5 साल कब से? जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन से नहीं। 5 साल कब से? 5 इयर्स कब से? 5 साल तक तुम डायरेक्टर नहीं बन सकते कोई भी नई कंपनी में। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। जिस दिन रिटायर हो रहा है उस दिन से नहीं कैलकुलेट करने का अपन ने। जिस दिन डिफॉल्ट हुआ था 31 जुलाई 2019 में, 31 जुलाई 2019 में। तो 2019 से 2020, 21, 22, 23, 24 एंड हुआ, वो डायरेक्टर बन सकता है। भले उसका रिटायरमेंट 21 को हो रहा होगा, 2021 में रिटायरमेंट आ रहा है। ओके, अभी आप वहां से 5 साल मत कैलकुलेट करना। 5 साल कहां से कैलकुलेट करना है मालिक? जिस दिन डिफॉल्ट हुआ, जिस दिन डिफॉल्ट हुआ। ये समझ में आ गया मालिक? पक्का? अभी क्लियर है? टर्मिनोलॉजी क्लियर है? मैं एक बार फटाफट रिपीट करता हूं। ओके, मेरा क्वेश्चन है, वाई लिमिटेड में 10 डायरेक्टर है और वाई लिमिटेड ने ओके एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 साल तक लगातार फाइल नहीं की है। ओके, अब मेरे को बताइए क्या क्या पोजीशन होगी 10 डायरेक्टर की? 10 डायरेक्टर क्या वो सारी कंपनी में जहां जहां वो डायरेक्टर है वहां से वेकेट करेंगे? यस। कौन से सेक्शन की वजह से वेकेट करेंगे? 167 की वजह से। सेक्शन को क्लियर रखिए, 167 की वजह से वेकेट करेंगे। अब क्वेश्चन आया, क्या वो वाई लिमिटेड में से भी वेकेट करेंगे? नहीं। उसको प्रोवाइजो कौन दे रहा है? 167 बोलता है कि सारी कंपनी से वेकेट करोगे एक्सेप्ट द डिफॉल्टिंग कंपनी, नहीं तो डिफॉल्टिंग कंपनी डायरेक्टर लिस्ट हो जाएगी, तो वापस सीडी को पिक्चर में आना पड़ेगा और वापस प्रॉब्लम आएगी।
ओके तो अब क्वेश्चन ये आता है, तो इसका मतलब ये रिटायरिंग है, ठीक है, ये 10 के 10 एक वाई लिमिट से ये नहीं करेंगे, विकेट नहीं करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन आता है, क्या ये 10 डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर है मिस्टर ए, क्या वो एक्स लिमिटेड में वो डायरेक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। कौन रोक रहा है उसको? 164 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। और वो कब तक डायरेक्टर नहीं बन सकता नहीं कंपनी में? 5 साल तक। ये टर्मिनोलॉजी सही रखी है मालिक, मेरे ख्याल से अभी क्लियर है। मैंने थोड़ा सा फास्ट स्ट्रक्चर में रखा है, लेकिन लॉजिकली मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कैसे वर्क कर रहा है अभी। ये आपको ध्यान रखना होगा। मेरे ख्याल से एवरीबडी क्लियर? एनी डाउट टिल हियर? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं अभी? पक्का समझा? ओके अब यहां पर मेरा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए, ये एग्जांपल को देखिए। ओके 2018 में भी इन्होंने फाइल नहीं किया, 2019 के लिए डिस्क्वालीफाइड है। अब मैं बोल रहा हूं इन लोग ने क्या किया, 2019 में फाइल कर दिया, क्योंकि वो डायरेक्टर थे, उनको समझ में आ गया, उनको समझ में आ गया। क्या उनका डिस्क्वालिफिकेशन रहेगा या निकल जाएगा? रहेगा ही रहेगा। यानी एक बार डिफॉल्ट हो गया, एक बार डिफॉल्ट हो गया, कान खुले, क्या बोल रहा हूं मैं, एक बार डिफॉल्ट हो गया, अगर उसको रेक्टिफाई भी किया बाद में, 3 साल खत्म हो गए और उसको बाद में तुम रेक्टिफाई करते हो, तो भी 164(2) नहीं निकलता, 5 साल तक नहीं निकलता। ये समझ में आ गया? यानी आप वापस उसको रेक्टिफाई कर दिया, देखो तुमको मालूम पड़ गया सब कंपनी से डायरेक्टर निकल गए, तो साला निकल गया, और तुम बाद में बोलते हो नहीं नहीं अभी रेक्टिफाई करते हैं। रेक्टिफाई करने के बाद तुम बोलोगे अभी तो कुछ नहीं होना चाहिए। जैसा एग्जांपल अपन उसको ऊपर के एग्जांपल में लेते हैं, मेरे को बताओ जब तक अनसाउंड माइंड है तब तक तू डिस्क्वालीफाइड है, लेकिन मेरे को बताओ जैसे ही मैं साउंड माइंड हो गया, मेरे को कोर्ट के ऑर्डर आ गए, क्या मैं अभी बन सकता हूं डायरेक्टर? वैसा इसमें नहीं होगा। नहीं समझा? समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ओके दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। ओके मैंने सारी लायबिलिटी पे कर दी, ओके नाउ आई एम डिस्चार्ज, ओके कैन आई बिकम अ डायरेक्टर नाउ? आंसर इज यस। हाँ क्यों, क्या अभी क्या दिक्कत है? अब मेरे को बताओ। ओके लेकिन वैसे ही मैं कंटेक्स्ट में बता रहा हूं कि 164(2) में अगर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न 3 साल तक फाइल नहीं किए, मैं डिस्क्वालीफाइड हुआ, लेकिन अगले साल मैंने वापस फाइल कर दिया, वो भी 3 साल का साथ में फाइल कर दिया, क्या मेरा डिस्क्वालिफिकेशन वैलिड अभी भी रहेगा या निकल जाएगा? रहेगा। कब तक रहेगा? 5 साल। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब मैं क्या समझा रहा हूं आपको, ऊपर के केस में कैसे था, ये चीज थी और ये निकल गई तो आपको छोड़ मतलब खत्म था। ओके पर ये ऐसा नहीं है, यहां पर अगर आपने जो फेल हुआ है कंपनी से, जो फेलियर हुआ है, अगर उसको बाद में रेक्टिफाई भी किया, इमीडिएटली रेक्टिफाई किया, तो भी आपका 5 साल का कॉन्सेप्ट नहीं आता, 5 साल का कॉन्सेप्ट नहीं हटेगा नहीं, मतलब 5 साल का कॉन्सेप्ट रहेगा ही रहेगा, तुमको 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड रहेगा। पक्का क्लियर? एवरीबॉडी फ्रीज करे इसको। ओके अब ये अगर समझ में आ गया तो बी वाला पॉइंट भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि ए और बी के लिए कॉन्सेप्ट सेम है, इसलिए मैं देखो रेड में लिखा हुआ इधर, और उसको मैं कलर भी कर लेता हूं वापस। ओके ये साइड का कलर देखो, मैंने क्या लिखा है, 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। यानी आपको जो एग्जांपल मैंने अभी ए में समझाया है वही कॉन्सेप्ट बी में भी ध्यान रखना है, बस बी में थोड़ा सा एक ट्विस्ट होगा, वो मैं समझा रहा हूं। अब बी में क्या बोला है, 164(b), वापस ये 164(2)(b), 164(2) किसकी गलती है? 164(2) किसकी गलती है बेटा? कंपनी की गलती है। तो ए में तो आपने देखी कंपनी गलती क्या थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए। बी में कंपनी ने कुछ डिपॉजिट्स लिए होंगे, वो रिपे नहीं किए, वापस बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, कुछ डिपॉजिट लिए होंगे, रिपे नहीं किए, या उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया। कान खुले, मैं क्या क्या बड़बड़ कर रहा हूं, कुछ डिपॉजिट्स लिए होंगे, रिपे नहीं किए और उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया गया, या डिबेंचर्स लिए, डिबेंचर्स को रिपे नहीं किया या उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया, या डिविडेंड डिक्लेयर किया लेकिन पे नहीं किया। 5 चीजें होनी चाहिए, 5 चीजें होनी चाहिए। क्या क्या था? डिपॉजिट्स, 5 चीजें होनी चाहिए आपके दिमाग में। ओके डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट, ओके कॉमा डिबेंचर और इंटरेस्ट, कॉमा डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड नॉट पेड। 5 चीजें क्या क्या है मेरे को बताओ। कंपनी ने क्या फेल किया? कंपनी ने क्या फेल किया? फेल टू पे रीपे डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट देयर ऑन, फेल टू रीपे डिबेंचर्स और इंटरेस्ट देयर ऑन, और फेल टू पे डिविडेंड डिक्लेयर्ड। कुछ समझ में आया? 5 चीजें ये फेल हुआ, और ये फेलियर वेरी इंपॉर्टेंट, ये फेलियर इज कंटिन्यूड टिल 1 ईयर, उसके बाद डिस्क्वालीफाई होगा। जिस दिन रिपे करना चाहिए था उस दिन तुमने नहीं किया। कान खुले, मैं क्या बोल रहा हूं, जिस दिन रिपे करना चाहिए था उस दिन तुमने रिपे नहीं किया, उस दिन से डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, उस दिन से डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, वो रिपे नहीं किया, उस डेट से लेकर 1 साल तक वो डिफॉल्ट कंटिन्यू रहा।
क्या रहा? उस दिन से कब तक? 1 साल तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहा। अरे बहुत अच्छे से एग्जांपल इसमें फिटाना मालिक। उस दिन से 1 साल तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहा, वो 1 साल के बाद तुम डिस्क्वालीफाई हो गए। 1 साल के बाद क्या हो गए तुम? डिस्क्वालीफाई हो गए। भारत माता की जय। समझ में आया ये? लेकिन मेरे को बताओ डिस्क्वालिफिकेशन कितने साल का है? 5 साल फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। यानी पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 4 साल का डिस्क्वालिफिकेशन रहेगा, सिर्फ 4 साल का डिस्क्वालिफिकेशन रहेगा। और इसको डायरेक्टली एग्जांपल में फिट करते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा पंचायती करने लायक नहीं। अगर आपको लॉजिक समझ गया तो गुड इनफ, नहीं समझा तो यहां पर एग्जांपल वाइज देखिए। सबसे पहले अपन देखते हैं अपन ने डिपॉजिट लिए या डिबेंचर लिए। एग्जांपल जो लेना ले लो, आइदर डिपॉजिट या डिबेंचर लिए। ओके 1/4/2017 को मेरे को रीपे करना था, रीपे डिपॉजिट करना था। कुछ समझ में आया? ओके डिपॉजिट करना था। ओके मैंने नहीं किया। ओके प्लीज डू अंडरस्टैंड, डिफॉल्ट इज कंटिन्यूड टिल 31 मार्च 2018। ओके अब यहां से मेरा डिस्क्वालिफिकेशन चालू होगा, डिस्क्वालिफिकेशन विल स्टार्ट। बट द डिस्क्वालिफिकेशन स्टार्ट क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन ने क्या बोला हुआ है? डिस्क्वालिफिकेशन क्या बोलता है? 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। और मेरे को बताओ डिफॉल्ट कब हुआ था? डिफॉल्ट कब हुआ था? 1/4/2017 में। यानी तुम्हें 5 years यहां से काउंट करना होगा। ओके पर डिस्क्वालिफिकेशन स्टार्ट कब से होगा? गलती मत करना, डिस्क्वालिफिकेशन स्टार्ट कब से होगा? यहां से स्टार्ट होगा, लेकिन काउंटिंग आपकी पहले से करनी होगी 5 साल की। या मैं जो पढ़ाता हूं उसमें थोड़ा सा वर्डिंग यूज करता हूं चेंज। मैं इसमें बोलता हूं ओके 164 सबसेक्शन 2 बी में, सॉरी 164 सबसेक्शन, एक सेकेंड इसको मैं बराबर लिखता हूं नहीं तो वापस कंफ्यूजन होगा। 164(2) ये बी चल रहा है ना मालिक मेरा? ओके बी के लिए डिस्क्वालिफिकेशन इज 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट और 4 years फ्रॉम द डेट ऑफ इफेक्टिव डिफॉल्ट। मैं उसको वर्डिंग यूज करता हूं इफेक्टिव डिफॉल्ट। इफेक्टिव डिफॉल्ट मतलब जिस दिन से एक्चुअली डिस्क्वालिफिकेशन चालू होगा, लेकिन उधर से कितना साल होगा? खाली 4 साल। ये पॉइंट रखना। और इसके एग्जांपल्स बहुत एग्जाम में आए हैं, ये एग्जामिनेशन का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट में। ओके इसके, और ये एमसीक्यू में भी आया है। ये इवन अभी जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उसके एक इंटीग्रेटेड केस स्टडी में ये पॉइंट आया हुआ है कि उन्होंने ये दिया हुआ है, इसमें इन्होंने किया हुआ है। तो इसका डिस्क्वालिफिकेशन कब तक रहेगा? कुछ समझ में आया? तो अब डिस्क्वालिफिकेशन कब तक रहेगा? ओके अगर मैं करूं इसको बोलूं इफेक्टिव डेट ऑफ डिफॉल्ट, समझ में आया? मेरा वर्डिंग ये रहेगा इफेक्टिव डेट ऑफ डिफॉल्ट। इफेक्टिव डेट ऑफ डिफॉल्ट से कितना साल? 4 years। और अगर आप डेट ऑफ डिफॉल्ट से जा रहे हो तो डेट ऑफ डिफॉल्ट से जा रहे हो तो 5 साल। अब स्क्रीन पे देखो, मेरे को इसमें एग्जांपल पूरे फिट करने दो। अब अपना नाम क्या है डायरेक्टर का? मिस्टर ए, बिकॉज एटी मैन, एटी मिस्टर ए। ओके अब मैं एक एग्जांपल में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, समझने की कोशिश करो। ओके मिस्टर ए डायरेक्टर है। ओके ये सब ये कांड किसने किया है जो ऊपर लिखा हुआ स्क्रीन में? कंपनी कौन सी? नाम अपन किसको कांड कर रहे थे? वाई। ओके जेड नहीं है, जेड एकदम अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छा कंपनी है जेड। ओके जेड वाला बहुत अच्छा आदमी है। ओके लेकिन वाई कांड कर रहा है। तो अब मेरा क्वेश्चन है मिस्टर ए, मैं देखो मैं एग्जांपल बोल रहा हूं। मिस्टर ए अगर 31 Jan 2018 को रिजाइन कर देते हैं और चले जाते हैं, ओके चले गए रिजाइन करके, ओके वाई लिमिटेड से छोड़ दिए। अब मेरा क्वेश्चन है क्या मिस्टर ए डिस्क्वालीफाई होंगे? इवन इफ डिफॉल्ट इज कंटिन्यू, डिफॉल्ट इज कंटिन्यू, 31 मार्च को डिफॉल्ट हुआ है, 31 मार्च को डिफॉल्ट हुआ है, मतलब 1 साल हो गया। 31 मार्च को 2018 को 1 साल हो गया। उस टाइम पे भी रीपे नहीं किया इन्होंने डिपॉजिट्स, ना इंटरेस्ट या डिबेंचर, कुछ नहीं रीपे किया। ओके क्या मिस्टर ए डिस्क्वालीफाइड होगा? क्योंकि डेट ऑफ डिफॉल्ट पे मिस्टर ए डायरेक्टर था। डेट ऑफ डिफॉल्ट पे मिस्टर ए, इस दिन पे डायरेक्टर मिस्टर ए डायरेक्टर था, लेकिन इफेक्टिव डेट ऑफ डिफॉल्ट पे मिस्टर ए डायरेक्टर नहीं था। आप समझे मेरा क्वेश्चन? ओके अगर डेट ऑफ डिफॉल्ट पे डायरेक्टर है और इफेक्टिव डेट ऑफ डिफॉल्ट पे डायरेक्टर नहीं है तो इस केस में क्या होगा? क्या करना चाहिए? होना चाहिए, डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। ओके क्लियर कट आंसर नो है। आपको देखो डिस्क्वालिफिकेशन का एप्लीकेशन एकदम क्लियर रखना है। डिस्क्वालिफिकेशन का ईयर 5 साल है ये समझ गए, लेकिन 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट और 4 years फ्रॉम द डेट ऑफ इफेक्टिव डिफॉल्ट। ओके याद रखना 164(2) सबसेक्शन क्लॉज बी कब एक्टिवेट होगा? जब आपने रीपे किया, नहीं किया, कब एक्टिवेट नहीं हो रहा है? 1 साल बीत गए उसके बाद एक्टिवेट होगा। It is not activating on the immediate date when you are not repaying. It is activating when the 1 year is passed after you are not repaying. इसीलिए
This is a way out to the director. या तो यही तो तरीका है डायरेक्टर, यानी मिस्टर ए बहुत कोशिश कर रहा था, मिस्टर ए बोल रहा था तुम रीपे करो नहीं तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, अपन सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन कंपनी रीपे करने को तैयार नहीं। हाँ तो देयर इज नो प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? अरे मिस्टर ए को ऑप्शन मिल रहा है, मिस्टर ए को, अरे यार जब आपको मालूम है ये कानूनी कार्रवाई होगी अपने अगेंस्ट, मैं काय के लिए रहूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं। तो सर उसका भी काम है ना कि तो उसका काम है तो अकेला थोड़ा ना, मेजोरिटी विंस। वापस आप वही पॉइंट पे आ रहे हो, आप अकेले अकेले की बात कर रहे हो यार, अकेले की बात करते तो अभी आप बोलोगे सर इसने ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए, ट्रिब्यूनल में जाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ट्रिब्यूनल में नहीं जाता, मेंबर जाता है। तो आपको ये समझना जरूरी है, मतलब ये चीजें क्लियर रहनी चाहिए कि कंपनी कैसे ऑपरेट होगी। तो मेंबर हैव ए पावर, डायरेक्टर डज नॉट हैव ए पावर टू गो टू ट्रिब्यूनल, नेवर एवर। समझ में आया? इवन अगर वाइडनिंग अप भी करना रहा, डायरेक्टर का मन किया कि वाइडनिंग अप करते, पक गया कंपनी से, तो भी डायरेक्टर नहीं कर सकता जब तक मेंबर स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो ट्रिब्यूनल के पास तो आप ऐसे मन उठा के ट्रिब्यूनल को देखना था, देखो देखो ये साले कांड कर रहे हैं। मिस्टर ए के पास ऑप्शन है ना, क्यों नहीं है मेरे को बताओ तो सही, और मिस्टर ए की गलती तो बताओ। ओके अगर मिस्टर ए, इसमें मैं ये बोल रहा हूं देखो 30 मार्च 2018 को भी रिजाइन करता है, 2018 को भी रिजाइन करता है, तो भी वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है। कुछ समझ में आया? तो यहां पर ये दोनों केसेस में ये डिस्क्वालीफाइड, ये नॉट डिस्क्वालीफाइड। अब इस एग्जांपल, मेरे ख्याल से एग्जांपल समझ में आ रहा है। देखो अभी वो उसमें अपन बहुत सारे, पर ये पॉइंट याद रखो, यानी उसका डिसोल्यूशन कब चालू होगा, कब चालू होगा मेरे को ये बताओ। हाँ 1 साल खत्म होने के बाद चालू होगा, जिस दिन से डिफॉल्ट हुआ उसके 1 साल के बाद डिस्क्वालिफिकेशन चालू हो रहा है। हाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन कब से चालू है? रेट्रोस्पेक्टिव, 5 साल का जो रेट्रोस्पेक्टिव है। क्लियर है मालिक? ओके अब अगर ये एग्जांपल समझा, अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। मिस्टर ए ने 1 अप्रैल 2018 को रिजाइन किया। अब मेरे को बताओ, इज ही डिस्क्वालिफाइड फॉर गेटिंग एन अपॉइंटमेंट ऑफ अदर कंपनी? आंसर इज यस। अब ये डिस्क्वालिफाइड हो गया, क्योंकि क्या हो गया, कितने साल बीत गए? 1 साल। ओके 1 साल हो गया, और अभी ये कितने टाइम के लिए डिस्क्वालिफाइड होगा? ओके 5 नहीं, मतलब हाँ आप कौन से डेट से ले रहे हो, पर यहां पर कौन सा डेट लोगे? इधर इस डेट से 4 इयर्स। कुछ समझ में आया? इस डेट से, कौन से डेट से? 1/4/2018 से 4 इयर्स, और 1/4/2017 से 5 इयर्स। सर और X के लिए 5 इयर्स, कौन सा X? के लिए 4, Y के लिए Y लिमिटेड के लिए 4 इयर्स, X लिमिटेड के लिए 5 इयर्स। नहीं सबके लिए 4 इयर्स, X लिमिटेड के 5 इयर्स। अरे वेकेशन, ये तू ये जो छोड़ रहा है, देख 2 चीज है, 2 गलत मिक्स मैच मत करो। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या मिस्टर ए डिस्क्वालिफाइड है? जब मैं वर्ड यूज डिस्क्वालिफाइड कर रहा हूं तो कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट करवा रहा हूं? 164। हाँ सब सेक्शन 2 ये अट्रैक्ट करवा रहा हूं। नहीं समझा? तो मैं ये अट्रैक्ट करवा रहा हूं, तो जब डिस्क्वालिफाइड वर्ड बोला। अब मैं दूसरा क्वेश्चन उसी में जो तू पूछ रहा है वो पूछता हूं मैं, क्या इसको वाई लिमिटेड से वेकेट करना पड़ेगा? क्या इसको वाई लिमिटेड से वेकेट करना पड़ेगा? देखो गिव मी द करेक्ट आंसर। क्या ये वाई लिमिटेड से, इधर उधर जा मत भाई। ओके क्या ये वाई लिमिटेड से वेकेट होगा? मिस्टर ए, देखो ये वाले एग्जांपल तो ऊपर वाला तो क्लियर है, ये देखो जब तक नॉट डिस्क्वालिफाइड है तब तक तो छोड़ दो ना, मैं इसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं ये वाले एग्जांपल पे। अभी 1/4/2018 को उसने रिजाइन किया, फिर भी डिस्क्वालिफाइड होगा कितने साल के लिए? 4 साल इफेक्टिव और 5 साल एक्चुअल डिफॉल्ट। तो आइदर ऑफ इट, वो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन आपको बैठ जाएगा। ओके अब मेरा क्वेश्चन है, ये डिस्क्वालिफाइड का डिस्कशन होगा। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ये जो कंपनी में डायरेक्टर है, मिस्टर ए वाई और जेड में डायरेक्टर है, मिस्टर ए वाई और जेड में डायरेक्टर है, ओके क्या ये वेकेट करेगा वाई और जेड को? जेड को वेकेट करेगा, वाई को नहीं करेगा। कौन से सेक्शन की वजह से? 167 और प्रोवाइजो। ही विल वेकेट फ्रॉम ऑल द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर एक्सेप्ट द डिफॉल्टिंग कंपनी। आई डू थिंक समझ में आ गया अभी? पक्का? एवरीबॉडी क्लियर? ओके इसमें एक 164 सबसेक्शन 2 का क्लॉज बी का एक प्रोवाइजो ये है कि अगर ये गलती गवर्नमेंट कंपनी ने की है, क्या बोला मैंने? ये कंपनी किसने की है? गवर्नमेंट कंपनी ने की है। कौन सी वाली गलती? मैं क्लियर हूं? 164 2B, ए नहीं बोला, 164 2B। अगर ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी ने की है तो ये डिस्क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट कंपनी के डायरेक्टर को एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट की मर्जी, गवर्नमेंट को जो करना करेगी। तो लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी ने एफएस और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है तो फिर ये अट्रैक्ट होगा। ओके ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा, और वो मैं लास्ट में बताऊंगा, मैं इसलिए वो चैप्टर खत्म होने के बाद बताऊंगा। अपन ने जिधर जिसको एग्जाम्पशन दी है, जो भी नाम ले लो। ओके मेरे को बताओ, आपको याद होगा स्पेशल रिजोल्यूशन 15 के ऊपर पास करना है कि नहीं करना है?
15 डायरेक्टर के ऊपर अपॉइंट करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है कि नहीं करना है? करना होगा। ओके, लेकिन कौन सी कंपनी को वो स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है? गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8, याद आया ना? लेकिन कंडीशन हमेशा, जिधर जिधर ये एक्सेप्शन हो गया, कंडीशन एक रहेगी, हमेशा रहेगी, हमेशा, कोई भी ले लो। ओके, कंडीशन ये है कि दे आर नॉट फेलिंग इन फाइलिंग एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर एक पर वो लास्ट में बताओ, क्योंकि हर जगह वो है, जिधर जिधर एक्सेप्शन नहीं मिला, देखो जिधर जिधर प्रोवाइजो है। ओके, इस कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2018 और 2019 ने ये कर दिया है कि तुमको जो उखाड़ना उखाड़ लो, आपको एक्सेप्शन तब मिलेगा, आपको एग्जम्पशन तब मिलेगा जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल करते हो। आपको जो नाम लेना है ले लो, आप डायरेक्ट देख लो, हर एक नाम के आगे आपको एक प्रोवाइजो मिलेगा, प्रोवाइजो के साथ में एक मिलेगा। कंडीशन इज दैट इफ कंपनी इज नॉट फेल्ड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न, और नहीं है वो भी। तो अगर बाई चांस गवर्नमेंट कंपनी ने ये कांड कर लिया है, ए वाला, समझा क्या? कौन सा कांड किया है? ए वाला, तो बी वाले का डिस्कशन ही मत करो, तो फिर तो ऐसे ही डिस्क्वालीफाइड है। अपन क्या बोल रहे हैं? ए वाला कांड नहीं हुआ गवर्नमेंट कंपनी में, लेकिन बी वाला कांड हुआ है, समझा? यानी गवर्नमेंट कंपनी इज फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न कंटिन्यूअसली, बट दे फेल टू रिपे डिपॉजिट एंड 1 ईयर हैज लैप्स्ड। मैं वापस बोल रहा हूं, 1 ईयर हैज लैप्स्ड, याद रखना, भूलो मत, 1 साल बीत चुका है उसको। ओके, अब क्या डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड होंगे? गवर्नमेंट कंपनी में नहीं। ओके, गवर्नमेंट कंपनी के लिए ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। डिस्क्वालीफाइड की बात की मैंने, वेकेशन की बात नहीं की, मैंने वेकेशन की बात नहीं की, यानी वो बाकी सब कंपनी से वेकेट हो गए एक्सेप्ट दैट गवर्नमेंट कंपनी। कान खुले, मैंने क्या बोला, समझ में आया? वेकेशन एप्लीकेबल है, वेकेशन जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, इन्होंने खाली डिस्क्वालिफिकेशन के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं डाले। तो देखो कैसा होगा, अगर एग्जांपल मिस्टर ए इज ए, मिस्टर ए, अभी इसको गवर्नमेंट कंपनी एक बनाते हैं। ओके, एक गवर्नमेंट कंपनी है जो लेते हैं, अब गवर्नमेंट कंपनी का नाम कौन सा लेते हैं? जी कंपनी, जी लिमिटेड, जी लिमिटेड है। अब इसमें मिस्टर ए डायरेक्टर थे और जी लिमिटेड ने 164 सबसेक्शन 2 और बी अट्रैक्ट किया। ये समझ में आया? सेक्शन नंबर याद रह रहा है, क्लॉज याद रह रहा है? बी किया मतलब इन्होंने डिपॉजिट रिपे नहीं किए, इन्होंने डिबेंचर नहीं दिए, रिडीम नहीं किए, या डिविडेंड डिक्लेयर किया और पे नहीं किया। अगर ये अट्रैक्ट हुआ तो इसका एक प्रोवाइजो बोलता है कि अगर ये हुआ है तो मिस्टर ए डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। कंडीशन एकदम क्लियर है, कंडीशन ये है कि एफएस और एआर फाइल किया हुआ है। ओके, अपन एज्यूम कर रहे हैं एफएस और एआर फाइल किया हुआ है, और लेकिन डिपॉजिट रिपे नहीं किया और 1 साल बीत चुका है, तो मिस्टर ए इज नॉट डिस्क्वालीफाइड इवन इफ सेक्शन इज अट्रैक्टिंग, इवन इफ सेक्शन इज अट्रैक्टिंग, बिकॉज दिस इज एक्सेप्शन टू दिस सेक्शन। ओके, ये गवर्नमेंट रूल्स में ही आया हुआ है, एक्सेप्शन दिया हुआ है। लेकिन ओके, अब मिस्टर ए वाई और जेड में भी तो डायरेक्टर था, तो मेरे को बताओ वाई और जेड, उस वाई और जेड में रह सकता है या छोड़ना पड़ेगा उसको? वाई और जेड में, मेरे को बताओ वाई और जेड में से छोड़ना पड़ेगा या नहीं छोड़ना पड़ेगा? कौन सा सेक्शन देखते हो आप? अब सेक्शन को, यार मैं लास्ट 1 घंटे से डिस्कशन कर रहा हूं सेक्शन का एप्लीकेशन, मेरे को ये बोल रहा हूं वाई और जेड के लिए अपन कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट करेंगे? 164 या 167? 167 में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये एक्सेप्शन खाली 164 में है, 164(2) और बी में है। यानी 167 बोलता है अगर ये कंपनी डिफॉल्टिंग, भले ही गवर्नमेंट कंपनी होने दो, नहीं समझ में आया? वो हमको कोई लेना देना नहीं, कंपनी डिफॉल्टिंग है ना, बी 2 का बी का डिफॉल्टिंग है ना, 164(2) और बी डिफॉल्ट हुआ है, हाँ 1 साल भी दिया है, हाँ कंपनी से वेकेट करो एक्सेप्ट वो कंपनी। आई डू थिंक नाउ फ्री, समझ में आया? तो 167 में ये एक्सेप्शन नहीं है। ये एक्सेप्शन किसको दिया है? 164 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी। अब यहां आप बोलोगे फिर इसका मतलब वाई और जेड से वेकेट हो जाएगा, वाई और जेड से वेकेट हो जाएगा। ओके, लेकिन जी लिमिटेड से वेकेट होगा क्या? जी लिमिटेड से नहीं होगा, क्योंकि ये 167 का एक्सेप्शन है कि जो डिफॉल्टिंग कंपनी है उसमें से विकेट नहीं होगा। नहीं याद आया? याद आया? अरे हाँ या ना, पक्का समझ में आया? ओके, तो जी लिमिटेड से विकेट होगा क्या? वो नहीं होगा, जी लिमिटेड से विकेट नहीं होगा, जी लिमिटेड से विकेट, जी लिमिटेड से विकेट ये फ्रीज करे अभी, लेकिन वो वाई जेड से विकेट होगा, क्योंकि वो ये ऊपर वाला एग्जांपल इसमें मिक्स मत करना, अपन गवर्नमेंट कंपनी का बात कर रहे हैं, वाई और जेड से विकेट होगा। अभी शायद आप ये डिबेट करोगे तो सर तो इसका मतलब तो फिर वापस वाई और जेड में बन सकता है। देखो मेरे को बताओ डिस्क्वालिफिकेशन है कि नहीं है? अगर मैं गवर्नमेंट कंपनी का डायरेक्टर था, गवर्नमेंट कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, मैं डिस्क्वालीफाई हूं या नहीं हूं? मेरा क्वेश्चन सिंपल दो, आंसर दो सिंपल। मैं गवर्नमेंट, स्क्रीन पे जो एग्जांपल है उसी पे स्टिक रही है, स्क्रीन पे जो एग्जांपल है, मैं गवर्नमेंट कंपनी जी लिमिटेड का डायरेक्टर हूं और जी लिमिटेड ने 164(2) क्लॉज बी का डिफॉल्ट किया है और 1 साल ऊपर निकल गया है। ओके, मेरे को बताओ क्या ये डिस्क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल है?
नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब भरे हुए हैं, एनुअल रिटर्न सब भरे हुए हैं, क्या डिफॉल्ट एप्लीकेबल, ये डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल है नहीं, लेकिन वेकेशन करना पड़ेगा ना, वेकेशन का मैंने बताया कि एक्सेप्शन नहीं है, तो वेकेशन किस में क्या जाएगा 167 से वो वेकेट करेगा। अब आपका मानना ये आएगा या आपका क्वेश्चन ऐसा आएगा, ठीक है सर मैं वेकेट करता हूं और मैं वापस एप्लीकेशन दूंगा डायरेक्टर बनने के लिए, क्योंकि आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड, कैन आई बिकम ए डायरेक्टर इन न्यू कंपनी? नहीं समझा, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है मैं क्या बोल रहा हूँ समझ श्योर हो, प्लीज अंडरस्टैंड, डिस्क्वालिफिकेशन है ही नहीं ना, डिस्क्वालिफिकेशन है ही नहीं ना, नहीं समझ रहे हो तुम। ओके पॉइंट समझने का छोड़ो, पहले एक बार ये इस चीज़ को समझो मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे को बताओ कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा इस केस में, अगर ये हुआ भी तो ये डिस्क्वालीफाई 164(2)(b ये एक्टिवेट नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक्सेप्शन दिया हुआ है, क्लियर है ये सब, ये समझ में आ गया। लेकिन क्या 167 एक्टिवेट होगा? 167 एक्टिवेट होगा, और इसकी वजह से मैं Y लिमिटेड और Z लिमिटेड में पोजीशन छोड़नी पड़ेगी, तो इसके लिए यहां से मेरे को वेकेट होना पड़ेगा, वेकेट होगा। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं X लिमिटेड में एक न्यू कंपनी, क्या उसमें मैं डायरेक्टर बन सकता हूं? क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है ना, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, तो X लिमिटेड में क्या मैं X लिमिटेड में डायरेक्टर बन सकता हूं? तो अभी आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर ऐसा है तो ठीक है विकेट करेंगे और X लिमिटेड, Y लिमिटेड, Z लिमिटेड में वापस पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे। नहीं समझा, समझा? क्या इसमें मैं वापस एप्लीकेशन दे सकता हूं? यस, कौन रोक रहा है मुझे? लेकिन इसका एक बेसिक पॉइंट ये होता है, मतलब एक क्राइटेरिया ये होता है, देखो शेयर होल्डर बेवकूफ तो नहीं है, शेयर होल्डर तो सब समझता है, तो शेयर होल्डर को मालूम है कि भाई ये वेकेट कर चुका है और अभी वापस एप्लीकेशन दे रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं ग्राउंड होगा, और इस ग्राउंड्स के लिए ना हम लोग देखो ये मॉनिटरिंग सेक्शन कैसे है। अब मेरे को बताओ, इस कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न नहीं भरा है, ये इनको आरएससी को कैसे मालूम पड़ेगा, ये डिस्क्वालिफिकेशन एक्टिवेट कैसे होगा? तो इसके लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। ओके मेरे को एक चीज़ बताओ, ये डिस्क्वालिफिकेशन कौन देखेगा? कल मैंने ये समझाया था, बहुत अच्छे से समझाया था, ये डिस्क्वालिफिकेशन कौन देखेगा? डायरेक्टर खुद देखेगा, तो कंपनी को कैसे मालूम पड़ेगा ये नहीं कर रहा है? डायरेक्टर DR8, DR2 नहीं, DR2 के साथ में DR8, DR2 कंसेंट है, DR8 ये स्टेटमेंट है कि मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं, ठीक है। और DR8 के बाद अगर आपको याद होगा DR12 तो फाइल होता ही है, उसी तरह DR9 अगर कंपनी 164(2) का कुछ कांड करती है, 164(2) का कुछ कांड करती है, 164(2) का कांड करती है, 2 का कांड करती है, तो कंपनी आरओसी को देगी DR9। कौन सा? DR9, आराम से घाई मत करना, DR9 MCQ मैटर करता भाई, DR2, DR8, DR9, DR12, मैं जो पढ़ा चुका हूं वो नंबर अभी तक याद रहने चाहिए अपने को, और बहुत ज्यादा नहीं है तो लिमिटेड है, ऐसे बहुत सारे होते हैं ना रूल्स में, तो मैं आपको खुद ही बोलता छोड़ दो, लेकिन नहीं है भाई, लिमिटेड है, मतलब ऐसे याद नहीं रहेंगे ऐसा नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आया। तो आरओसी को कैसे समझेगा कि ये एक्टिवेट हुआ है, 1 साल बीत चुका है, DR9 देगा, कौन देगा? कंपनी। मॉनिटरिंग ऐसे करता है आरसी, और फिर जैसे ही DR9 आएगा तो उसमें लिस्ट ऑफ डायरेक्टर होगा और वो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए दे जाएगा कि ये सारे डायरेक्टर सारे कंपनी से वेकेट करेंगे, समझ में आया? और उससे वेकेट होगा, इस तरह से उनको वेकेट होना पड़ेगा, और वेकेशन मतलब इमीडिएट, जिस दिन ये एक्टिवेट हो उस दिन वेकेट करना है। नहीं, इसमें अपील क्या है? गलती है भाई, इसमें क्यों अपील डालेगा? अपील कब होता था बेटा? अपील कब होता था? जब तेरे अकेले के अगेंस्ट हुआ। अपील कब होगा? जब तेरे अकेले के अगेंस्ट हुआ। यहाँ पर तेरे अगेंस्ट है या कंपनी के अगेंस्ट है? कंपनी ने कांड किया है, तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अपील। गलती है इधर, अपील नहीं है, तो ये कंपनी आके रोएगी नहीं, मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए रिपे नहीं किया। आई डू थिंक मेरे ख्याल से फ्रीज करे, अभी फ्रीज करे, बस मेरे को एक अभी एग्जांपल को ये क्लियर करो, ये वाला एग्जांपल मेरे को क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ। ये स्क्रीन पे देखो एक बार एग्जांपल, ये देखो मेरे को बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। 1417 को रिपे करना था डिपॉजिट, ओके मैंने रिपे नहीं किया, तो 31 मार्च तक डिफॉल्ट कंटिन्यू हुआ। मेरा एग्जांपल था 31 जैन को मैंने रिजाइन किया, क्या मैं डिस्क्वालीफाइड होऊंगा? पक्का? ओके अब मेरा क्वेश्चन है 30 मार्च को मैंने रिजाइन किया, मैं डिस्क्वालीफाइड होऊंगा? नहीं। लेकिन 1 अप्रैल को किया, मैं डिस्क्वालीफाइड होऊंगा? लेकिन कितने साल? 4 साल फ्रॉम 1 अप्रैल 18 और 5 years फ्रॉम 1 अप्रैल 17। ये क्राइटेरिया बरोबर याद रखना, ठीक है। लेकिन ये एप्लीकेबल किसके लिए? 164(2)B। लेकिन अगर 164(2)A हुआ रहेगा तो 5 साल, 3 साल का कंटिन्यूस होने के बाद 5 साल लगा था। यानी अगर मैं बोलूं, मैं उसको और एक एग्जांपल में डालता हूं, ऊपर ही एग्जांपल दिया हुआ है मैंने मेरे ख्याल से इसका, अरे नीचे आ बे, ओके यहां पर ही, ओके ये एग्जांपल ले लेते हैं, ओके एज्यूम करते हैं 30 सितंबर 2018 को 3 साल कंटिन्यूसली फाइल नहीं हुआ, ये लास्ट डेट था, एज्यूम करते हैं 30 सितंबर को
30 सितंबर को कंटिन्यूअसली 3 साल हो गए जो फाइल नहीं किया। अब मेरे को बताओ यहां से कितने साल लिखोगे? 5 ईयर्स डिस्क्वालिफाइड। कुछ समझ में आया? 20, 21, 22, परफेक्ट 23. परफेक्ट यस 24 19 20 21 22 23 30th 9 23 तक डिस्क्वालीफाई रहेगा। 30th 9 के बाद अगले दिन से फर्स्ट 10 23 से वो डायरेक्टर बन सकता है। ये कैलकुलेशंस मैटर करेंगे, ये कैलकुलेशंस मैटर करेंगे। यस पंडर, रिटर्न फाइल करने का डेट एक्सटेंड हो गया। वो एक्सटेंशन डेट जैसे कोविड में हुआ अभी एक्सटेंशन डेट, हाँ एक्सटेंडेड डेट यार, हाँ एक्सटेंड। अरे फिर तो वो मेरा तो ड्यू डेट बाकी है ना, ये ड्यू डेट निकल गए तो का कॉन्सेप्ट होगा। मैं तो एग्जांपल एक बेसिक एग्जांपल किया था 30 सितंबर के, इसमें एक्सटेंडेड डेट रहा तो एक्सटेंडेड डेट रहेगा। मेरे पास ड्यू डेट तो बाकी है ना, ये ड्यू डेट निकल गया उसके बाद की बात हो रही है। तो एक्सटेंडेड डेट रहेगा तो फिर वो एक्सटेंडेड डेट से 5 साल एक्सटेंडेड डेट से 5 साल। डिफॉल्ट कब हो रहा है मेरा? हाँ एक्सटेंडेड डेट तक डिफॉल्ट होना है यार मेरा। मैं गवर्नमेंट ने टाइम दिया हुआ है यार, क्या टेंशन ले रहे हो? मेरे ख्याल से क्लियर ये पक्का। अब एक छोटा सा ट्विस्ट, लास्ट ट्विस्ट इसका, तो फिर ये सेक्शन दोनों खत्म करते हैं फिर अपन। लास्ट पॉइंट ओके। प्रपोज डिविडेंड नहीं आएगा। नहीं प्रपोज डिविडेंड नहीं, डिक्लेयर्ड। प्रपोज में कुछ नहीं है, प्रपोज नहीं, डिक्लेयर्ड। 5 वर्ड याद रखना, डिपॉजिट, इंटरेस्ट, डिबेंचर, इंटरेस्ट, डिविडेंड, डिक्लेयर्ड। ये 5 पॉइंट ओके, ये कॉन्सेप्ट है, ये 5 पॉइंट है। और इसके अंदर 2-3 छोटे मोटे पॉइंट है जो क्लियर होगा ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, पर ये 5 पॉइंट याद रखने का 164 2B के लिए। क्लियर? ठीक है ओके। अब मेरा इसमें एक ट्विस्ट आ रहा। ओके अभी इसमें अपन मेरे को बताओ इसमें डिफॉल्ट कब से हुआ है? डिफॉल्ट कब से हुआ? मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ उस पर ध्यान दो। डिफॉल्ट कब से हुआ है? डिफॉल्ट कब से हुआ है? 1417 डिफॉल्ट दिख रहा है ना? डिफॉल्ट इफेक्टिव डेट ऑफ डिफॉल्ट क्या है? 31 मार्च 18। ओके अब इसमें मैं 2-3 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डाल रहा हूँ, अच्छे से देखिए। और ये ट्विस्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट है डिस्क्वालिफिकेशन और वेकेशन का। यहाँ पर अपन दोनों कॉन्सेप्ट खत्म कर, फिर अपना सेक्शन खत्म, फिर अपन सीधा रेजिग्नेशन और वो लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में जाएंगे जो अलग से रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट सेक्शन है भाई, सब लोग ध्यान दो, एकदम आत्मा को तोड़ रखो, बिकॉज दिस इज वेरी बिगेस्ट ट्विस्ट। ऐसे कैसे लगती है ना, एक एक चीज़ अगर मिस हो गई, अगर इसमें से मिस होते गई तुम्हारा मतलब आधा चीज़ तो मालूम ही नहीं पड़े साला कैसे क्या है। और इसमें सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब जब अपन बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो इसमें मज़ा और आता है, फिर डिस्कशन बहुत लंबा हो सकता है फिर, क्योंकि उसमें फिर इंटरप्रिटेशन मैटर करता है। फिर वो एक ये सब इंटरप्रिटेशन के पॉइंट है। अभी ये डायरेक्टली अपन आंसर लिख रहे हैं, पर ये साला आंसर कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, ये सब पॉइंट रहता है। तो इसके लिए अभी जो मेरा डिस्कशन है वो लास्ट बेयर एक्ट का इंटरप्रिटेशन का डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट डिस्कशन है, मेनली डिस्कशन ये है। मिस्टर एन, नरेंद्र बोलो या निखिल बोलो, जो लेना है लो भाई। मिस्टर एन 30 जून 2017 को डायरेक्टर बना वाई लिमिटेड में। वाई लिमिटेड ही चल रहा है अभी, कुछ समझ में आया? 30 जून 2017 को बना और ये कंटिन्यू रहा 31 मार्च 2018 तक, कंटिन्यू है अभी भी। मेरा क्वेश्चन है, क्या ये डिस्क्वालीफाई होगा? ये भी होगा हाँ। समझा एग्जांपल? क्या ये डिस्क्वालीफाइड होगा? पक्का 100% ये डिस्क्वालीफाइड होगा, क्योंकि ये इफेक्टिव डेट ऑफ डिफॉल्ट की बात हो रही है। समझा? इफेक्टिव डेट ऑफ डिफॉल्ट की, आराम से, घाई मत करना। अब मेरा क्वेश्चन है, मिस्टर वाई नहीं लेते, ये वो वाई लिमिटेड में कंफ्यूजन हो जाएगा। और एक कौन सा ले रहे वर्ड? मिस्टर, ये तो हो गया ना रे, जे ले लो ना। मिस्टर जे, मिस्टर आर ओके। अब मेरा क्वेश्चन आ रहा है, ओके 1 जून 2018 को डायरेक्टर बन रहा है। देखो हर कंपनी में डायरेक्टर कभी भी बन सकते हैं, ऐसा है, वो कंपनी तो चल रही है ना, उन्होंने डिफॉल्ट किया हुआ है। कंपनी बंद करने बोला क्या हमने बोला कंपनी बंद करो, कंपनी बंद करने की नाम ही नहीं ली मैंने बोला डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है, लेकिन नए डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते, ऐसा कहां पर लिखा है? तो मैं नए डायरेक्टर तो अपॉइंट कर सकता हूं। ये डिस्क्वालिफिकेशन कंपनी के नहीं है, डायरेक्टर के है। तो कंपनी ने एक मिस्टर जे को अपॉइंट कर लिया 1 जून 2018, यानी इट इज आफ्टर इफेक्टिव डेट ऑफ डिफॉल्ट। को समझा? यानी वो 1 साल ऑलरेडी बीत चुका है। क्या ये डिस्क्वालीफाइड होगा? नहीं सर, ये इसमें होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कैसे भाई?
कंपनी डिस्क्वालीफाइड तो फिर वो क्या डिस्क्वालीफाई होने के लिए थोड़ी नहीं समझा? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये डिस्क्वालीफाइड होगा क्या? इसको जितनी कंपनी में डायरेक्टर है वो विकेट करेगा? अरे साला क्या है, कैसा झंड आदमी है ये, कैसा बेवकूफ आदमी है ये मिस्टर जे, जो ये साला बाकी कंपनी से विकेट। समझने को करो, ये बन रहा 1 जून को, जब ऑलरेडी इफेक्टिव डेट ऑफ डिफॉल्ट हो चुका है, यानी 1 साल बीत चुका है। क्वेश्चन नहीं समझा? ठीक है, मैं हाईलाइट करता हूँ वर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे डेट्स है। 1 जून अपना पेमेंट नहीं किया, ठीक है, तो मेरे को बताओ ये डेट ऑफ डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट है क्या? ये यहां से डिस्क्वालिफिकेशन चालू होता है? नहीं, 1 साल खत्म होना चाहिए। तो 1 साल कब तक होता है? 31 मार्च 18 तक, ठीक है। लेकिन 31 मार्च 18 हो गया, उसके बाद जो डायरेक्टर कंटिन्यू हो रहे हैं, क्या वो डिस्क्वालिफाइड है? यस। कितने साल तक? 4 साल तक। कब से? 31 मार्च 18 से 5 साल 1 अप्रैल 17 से। जैसे आपको लेना है वो लो, आपकी मर्जी। ये समझ में आ गया? अब मैं बोल रहा हूं मिस्टर जे एक नया डायरेक्टर है, नया डायरेक्टर जो इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं था, और वो 1 जून को अपॉइंट किया जाता है। 1 जून 2018, 2017 नहीं बोल रहा हूं, 2018। 2017 का एग्जांपल तो अपना इधर एन में क्लियर हो गया ना अभी, ये तो क्लियर हो गया है, तो ये तो डिस्क्वालीफाइड ही रहेगा। अब मैं बोल रहा हूं ये कंपनी का डिफॉल्ट ही हो गया है, उसके बाद डिफॉल्ट मतलब इफेक्टिव डिफॉल्ट हो गया है, उसके बाद ये डायरेक्टर बनता है। इसकी कोई गलती थोड़ी ना है, इसी गलती तो क्या ये डिस्क्वालीफाइड होगा? क्या इसको विकेट करना पड़ेगा? तो फिर मतलब कुछ कंटेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे चलेगी, ये कैसे चलेगा? यानी फिर दूसरे जो डायरेक्टर उनको अपन ने बोला विकेट करो, एग्जिस्टिंग कंपनी छोड़कर, और उसको डिस्क्वालीफाइड भी किया, और ये अभी वो कंपनी में बन रहा है, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे और विकेट भी करने नहीं बोल रहे उसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन। यानी मिस्टर जे डायरेक्टर कैन बी इन पी लिमिटेड, क्यू लिमिटेड, आर लिमिटेड। अपॉइंटमेंट ही नहीं हो सकता क्योंकि कंपनी क्यों अपॉइंट नहीं हो सकता? कहां से? मैं वही बोल रहा हूँ, कंपनी डिस्क्वालीफाइड किधर लिखा है, मैं यही समझा रहा। तुम समझने की कोशिश करो, तुम यही पॉइंट का इंटरप्रिटेशन और एक गलत जाता है। यही मैं अभी स्टार्टिंग में वही बोला, 5 मिनट पहले मैंने बोला ना, कंपनी को कहां पर बोला कंपनी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। ये डायरेक्ट इस कंपनी के डायरेक्टर 5 साल तक नहीं बन सकते। कंपनी चलेगी कैसे मेरे को बता तो सही? डायरेक्टर के बिना कंपनी कैसे चलाएगा? शेयर होल्डर थोड़ा ना समझा चलाएगा, डायरेक्टर लेस तो ठीक है, लेकिन मैं वो एजम्पशन पे जा ही नहीं रहा हूं, तो एक्सट्रीम केसेस है, बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे इसमें, मतलब फिर अपन वो मेन लेक्चर का एग्जांपल डिस्कस करते बैठ जाएंगे। पर मेरे को एक क्रक समझाना है, ऐसा तो होगा नहीं, कहां पर लिखा है कि कंपनी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकती? इस कंपनी के जो डायरेक्टर थे वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते, ये लिखा है भाई, कंपनी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकती, ये कहां पर लिखा है? तो डायरेक्टर तो अपॉइंट, बिना डायरेक्टर कंपनी चलेगी थोड़ी ना, मेरे को नया डायरेक्टर चाहिए। अभी एग्जांपल, कंपनी को मालूम है नुकसान हो रहा है इसलिए रीपे नहीं कर रहा, देख एग्जांपल ले, वाई लिमिटेड का क्या लफड़ा हो गया, वाई लिमिटेड का है ना नुकसान हो रहा था और रीपे नहीं कर पा रहे इसलिए। अब मिस्टर जे नया प्रोजेक्ट मैनेजर है जिसको डायरेक्टर बनाया गया है, और जो एकदम विजनरी आदमी है, हमको लग रहा है कि 6 महीने में ये पैसे निकाल लेगा, समझा? तो मिस्टर जे को अपॉइंट नहीं करूंगा मैं, कंपनी डुबा दूंगा मैं, तो समझा? इसलिए मैंने मिस्टर जे को बोला कि अपॉइंट करो। अब मेरा क्वेश्चन है क्या मिस्टर जे का क्या सीन होगा? अभी मेरा कंपनी का सीन नहीं है, कंपनी तो अपॉइंट कर लिया, मेरा क्वेश्चन होगा मिस्टर जे का क्या है? आप समझे प्रॉब्लम किधर आ रही है? प्रॉब्लम किधर आ रही है? प्रॉब्लम क्या आ रही है समझ में आया? कंपनी एक्ट को भी तो ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है। कंपनी एक्ट को समझ में आ गया, अगर ऐसे केसेस हुए, एक्ट जब ड्राफ्ट हुआ उनको भी मालूम पड़ रहा था ऐसे केसेस हुए तो लफड़े होंगे, और ऐसे केसेस को सॉर्ट कैसे करेंगे? ये कोर्ट में चले जाएंगे, और जब एम्बिग्यूटी रही तो कोर्ट में केसेस ही केसेस होंगे। इसीलिए इन्होंने 164(2)(b), 164(1) और 2A, सॉरी 164(2)(a) और B, उन दोनों के लिए एक प्रोवाइजो डाल दिया। प्रोवाइजो दोनों के लिए, यानी 164(2) में अगर गलती होती है, यानी कंपनी डिफॉल्ट करती है, कौन डिफॉल्ट कर रहा है? कंपनी, ओके। और डिफॉल्ट होने के बाद, डिफॉल्ट या इफेक्टिव डेट ऑफ डिफॉल्ट, ये दोनों होने के बाद अगर उसके बाद कोई डायरेक्टर बनता है, वो 6 महीने तक डिस्क्वालीफाई नहीं रहेगा। 6 महीने के बाद भी अगर वो कंटिन्यू करता है तो ही डिस्क्वालीफाई होगा। समझ में करो, ओके। डिफॉल्ट होने के बाद की बात बता रहा हूं, डिफॉल्ट होने के बाद की बात बता रहा हूं, डिफॉल्ट और इफेक्टिव डेट ऑफ डिफॉल्ट, यानी अब ओके, यानी कंपनी को सुधरने का मौका दिया जा रहा है। अगर 1 जून 18 को मिस्टर जे डायरेक्टर बनता है तो इसके पास 6 महीने का मौका है जब तक ये डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, ओके। 6 महीने में अगर ये कंपनी सुधर जाती है तो मिस्टर जे डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। अरे मेरे भाई, तो उसी के लिए तो बुला रहे ना अपन। मेरे को पता कंपनी फिर कैसे रिकवर करेगी। तुम बोल रहे हैं मिस्टर जे क्यों आएगा, तो मिस्टर जे को मैं रेम्युनरेशन तोड़ दूंगा, मैं उसको हाँ, तो पता है कि मेरे को 6 महीने में ही करके, तो वो तो उसको पता होना चाहिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ मैंने आपको ये क्लियर बताया, मेंसरिया का कल कॉन्सेप्ट क्लियर बताया। मेंसरिया के इसमें आपका यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं आएगा, इसमें तुम मिस्टर जे नहीं बोलेगा मेरे को मालूम नहीं था 6 महीना। अगर इस केस में सुनो, ये केस को सुनो, अब 1 जून को ये अपॉइंट किया गया, 1 जून को अपॉइंट किया गया, ओके। इसके पास ऑप्शन कितने मंथ के है? 6 मंथ।
ओके अब समझ में ये 6 मंथ्स में अगर इसके बिटवीन अगर ये डिपॉजिट्स रीपे हो जाते तो कहानी खत्म ना, तो फिर तो आप डिस्कशन ही मत करो, खत्म हो गई स्टोरी। लेकिन इसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट क्या बताना है मेरे को जो समझाना था, यानी आप पहले एक चीज समझ गए, ये समझ गया, यानी क्या 164(2) में जो कंपनीज है, ये जो यहां पर जो कंपनीज है जिन्होंने डिफॉल्ट किया, क्या उसमें नए डायरेक्टर बन सकते हैं? यस। तो वो डिस्क्वालिफाइड कब तक नहीं होंगे? 6 मंथ्स तक। ये 6 मंथ का क्राइटेरिया कब है? अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू होते जा रहा, तो अगर बीच में डिफॉल्ट रेक्टिफाई हो गया तो डिस्क्वालिफिकेशन ही नहीं है ना। समझ में आया? ओके लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट जो है वो ये है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट तो समझा, प्रोवाइजो समझाइए। अब ये प्रोवाइजो के साथ में एक पॉइंट क्या है, अब समझने को छोड़ो, एक लास्ट क्रक्स, ये लास्ट एग्जांपल स्क्रीन पे देख लो, ये स्क्रीन पे एग्जांपल समझ लो, मैं समझा रहा हूं। वाई लिमिटेड की बात करते हैं। वाई लिमिटेड में मिस्टर ए डायरेक्टर था, ओके 1 अप्रैल 2017 में डिफॉल्ट हुआ, ये समझ में आया सबको? ओके ये अपना एग्जांपल सेम ऊपर से चल रहा है ना, 31 मार्च 2018 तक ये डिफॉल्ट कंटिन्यू रहा। तो मेरे को बताओ क्या मिस्टर ए इज डिस्क्वालिफाइड? डिस्क्वालिफाइड पूछ रहा हूं, वेकेशन की बात नहीं कर रहा हूं। इज डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164(2)(b। ये समझ में आया? ओके अब मैंने क्या समझा आपको, अगर कोई कंपनी में ऐसी कंपनी में डायरेक्टर बनता है तो वो उसको कितने महीने का ऑप्शन मिलता है? 6 मंथ्स का। तो मिस्टर जे बिकम डायरेक्टर इन वाई लिमिटेड, मिस्टर जे बिकम डायरेक्टर ऑन 1 जून 2018, ठीक है। अब इसने 1 जुलाई 2018 को इतना धंधा लेके आया कि वो डिपॉजिट रीपे हो गया। इन्वेस्टर लेके आया, इन्वेस्टर लेके वो रीपे कर दिया, इन्वेस्टर लेके आया रीपे कर दिया। समझ में आया? ओके अब मेरा क्वेश्चन है, इज मिस्टर जे का कोई भी क्राइटेरिया है डिस्क्वालिफाइड का? नहीं। अगर बाई चांस रीपे नहीं होते तो मिस्टर जे के पास कब तक टाइम होता था? 6 मंथ्स तक। तो 30 नवंबर तक उसको देखना होता था। 30 नवंबर को भी अगर रीपेमेंट नहीं होता तो मिस्टर जे ने छोड़ देना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए एक दिन पहले। लेकिन अगर उसको समझ में आ रहा है रीपे हो रहा है तो ये हो गया, तो रीपे हो गया तो क्लियर है। अब मेरे को बताओ अगर रीपेमेंट हो गया तो कोई प्रॉब्लम है क्या? पक्का? अब यहां पर ये पोजीशन मिस्टर जे की देखें तो मतलब मिस्टर जे इज डिस्क्वालिफाइड और नॉट डिस्क्वालिफाइड? नॉट डिस्क्वालिफाइड। इज दैट पॉइंट क्लियर? अब ये देख के मिस्टर ए का कांड अंदर जाग गया भूत, अरे यार मैं भी तो कंटिन्यू ही कर रहा हूं। मिस्टर ए बोल रहा है मैं भी तो कंटिन्यू हूं डायरेक्टर की पोजीशन में, मैंने ही तो मिस्टर जे को बुलाया कि तुम आओ सुधारो मुझे। तो मिस्टर ए बोलता है कि अब 1 जुलाई 2018 को सारा रिपेमेंट हो गया तो मेरा भी डिस्क्वालिफिकेशन हटा दो। समझ में आया? बस ये चीज समझो, यहां पर मिस्टर जे की पोजीशन अलग है, मिस्टर ए की पोजीशन अलग है। ये बिकॉज वो कब काम कर रहे थे उस पे सब है, ये निर्भर कब है, किस दिन का अपॉइंटमेंट है आपका। ये मिस्टर ए का अपॉइंटमेंट जब वो डिफॉल्ट हुआ और इफेक्टिव डेट ऑफ डिफॉल्ट हुआ तब से वो है, और ये कब हुआ? जब डिफॉल्ट हो चुका उसके बाद आया है। इसीलिए उसको एक प्रोवाइजो दिया कि तेरे को ऑप्शन दिया है 6 महीने में तू सुधार कंपनी को। आई डू थिंक समझ में आया? सेम लॉजिक अगर मैं ऊपर वाले और एक एग्जांपल को करूं, ओके 30 सितंबर 18 को और एक एग्जांपल बता ही देता हूं ताकि वो क्लियर रह जाए और क्लियर हो जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स ये दोनों नहीं भरे गए, कितने साल के लिए? 3 इयर्स। ओके तो मेरे को बताओ मिस्टर ए, वापस ये कौन सी लिमिटेड? कौन सी लिमिटेड? वाई लिमिटेड। ओके मिस्टर ए, ओके मिस्टर ए इज डिस्क्वालिफाइड और नॉट? 164(2)(a) 164(2)(a समझ में आ गया? डिस्क्वालिफाइड है। अब मेरा क्वेश्चन है, अब मिस्टर जे को बुलाया गया, मिस्टर जे ज्वाइन करता है 1 नवंबर 2018 को, ठीक है। अब मेरे को बताओ मिस्टर जे को, इज मिस्टर जे डिस्क्वालिफाइड ऑन ज्वाइनिंग डेट? नहीं। हाउ मच टाइम ही इज अवेलेबल? 6 मंथ्स। अगर 6 मंथ्स में वो तीनों साल के रिटर्न, या 3 साल छोड़ दे रहे, ओके वो 3 साल छोड़ दे, अगर 1 साल का ही लेटेड बी लेटेड जो भी करके कुछ करता है, ओके 1 साल के रिटर्न जो भर देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न, क्या मिस्टर जे डिस्क्वालिफाइड होगा? नहीं। ओके तो समझ में आया? तो मेरा क्वेश्चन आता है क्या मिस्टर ए डिस्क्वालिफाइड होगा? मिस्टर ए डिस्क्वालिफाइड होगा? यस। ये कितने के लिए, कितने साल के लिए बैंड होगा? 5 ईयर्स। बट वो मिस्टर जे को एप्लीकेबल नहीं होगा, रेक्टिफाई कर लिया। लेकिन मिस्टर जे को मालूम पड़ रहा है 6 महीने बीत गए, यानी वो 1 नवंबर से लेकर नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, और अप्रैल में भी कुछ होने वाला नहीं है। समझ में आ गया? तो मिस्टर जे ने क्या करना चाहिए? रिजाइन। ये पोजीशन समझी आपको?
यानी अगर डिफॉल्ट 164 सबसेक्शन 2 की कंपनीज है, 164 सबसेक्शन 2 की कंपनी है, 164 सबसेक्शन 2 की कंपनी है, तो बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप डिफॉल्टिंग कंपनी और उसमें आप डायरेक्टर बनते हो, आपके पास 6 महीने का ऑप्शन है। 6 महीने में अगर नहीं हुए तो 6 महीने के एक दिन पहले रिजाइन कर लीजिए, खत्म, आप बच जाओगे। अगर 6 महीने के ऊपर हो गया तो आप भी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सर सिर्फ 18-19 का अगर भरा, रिटर्न भरा, पहले का नहीं भरा, डजंट मैटर, भर दिया ना, कंटिन्यूस नहीं हो रहा ना अभी, लेकिन 6 महीने के ऊपर हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं मिस्टर जे की बात कर रहा हूँ। मिस्टर ए की तो पोजीशन वैसी ही है, मिस्टर जे की, हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा। हाँ हाँ, वो उसके आने के बाद भरा ना, डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न कब होना चाहिए, हाँ। ये सब वही है। वो क्या होगा, ड्यू डेट को एक्सटेंशन या कुछ और लेटर देके फिर, या उसके टाइम के बाद, टाइम बैड नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होगी। सर इस केस में जैसा उसका टाइम कब खत्म हो रहा है, 6 महीने अप्रैल में, आ रहा है, अप्रैल में, हाँ बराबर, और रिटर्न अपना भरेगा जून में। मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने एक सिचुएशन लिया है, अभी ये सिचुएशन को अलग अलग सिचुएशन में तो डिफाइन करेगा, जैसे रिटर्न का है। मैंने ये समझाने के लिए लिया है कि एक पॉइंट ये समझ लो, देखो इट में भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, लेकिन आपको ये समझना होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मैं ये समझाना चाहता हूँ, जे के पास 6 महीने का टाइम है, 6 महीने में अगर वो कुछ कर लेता है तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, लेकिन ए डिस्क्वालीफाइड रहेगा। मेरा व्हाट इज मेन मोटिव बिहाइंड माय एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट इज दैट मिस्टर ए कैन डिबेट ना, देन व्हाई नॉट मिस्टर जे इज गेटिंग डिस्क्वालीफाइड, because he is also joining the same company which I am there, तो there is a more debating point, clear? मेरे ख्याल से अभी क्लियर है। तो 164 167 दोनों मेरे खत्म हो गए, तो 164A 164 1 2 याद रखने का है और 167 का याद रखने का है। अगर ये दोनों पॉइंट याद हो गए तो काम खत्म है। और एक दो चीज मैं आपको क्लियर करा दूं कि कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, ये डिस्क्वालिफिकेशन लिस्ट निकाल नहीं सकता, डिस्क्वालिफिकेशन लिस्ट नहीं निकाल सकता। मालिक समझा? क्या इसमें एडिशनल ग्राउंड डाले जा सकते हैं? ओनली फॉर प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी नहीं। पब्लिक कंपनी को ऑप्शन ही नहीं है, पब्लिक कंपनी के यही ग्राउंड है, दैट्स इट। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और वो चाहता है कि और एडिशनल ग्राउंड हो डिस्क्वालिफिकेशन के, वो हम डाल सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल है, सीए नहीं रहा तो डिस्क्वालिफाइड, हमारी कंपनी का क्राइटेरिया है। और सीए मिनिमम सीए नहीं है ना, डिस्क्वालिफाइड। ये ऊपर के तो डिस्क्वालिफिकेशन है, लेकिन हम एजुकेशन या मिनिमम बीकॉम चाहिए या मिनिमम कुछ चाहिए, हम ये डालेंगे डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। वेकेशन में तो ये ग्राउंड नहीं होगा, तो वेकेशन में कुछ दूसरा हो सकता है, तो याद रखना। लेकिन एक चीज़ आई डोंट नो, मतलब उस पर टाइम डालूँ कि नहीं मैं, बट ये पता नहीं, वो ऐसा साला समझाने का मेरा अंदर के आत्मा का प्रॉब्लम है। आप एक चीज़ समझना, कौन एडिशनल ग्राउंड डाल सकता है? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी नहीं डाल सकती। एडिशनल ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन डालना आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडिशनल ग्राउंड डिस्क्वालिफिकेशन का डालना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप बने ही नहीं डायरेक्टर। लेकिन एडिशनल ग्राउंड फॉर वेकेशन डालना इज अ बिग चैलेंज। मैं आपको समझने की कोशिश करूं मैं क्या समझाना चाहता हूं, जो मेन क्रक्स है इस कंपनी लॉ का। एडिशनल ग्राउंड आप डालिए, वेकेशन के लिए भी डाल सकते हो। 164 167 दोनों ने प्राइवेट कंपनी को पावर दिया है कि आपके पास एडिशनल ग्राउंड डालने के पावर है। लेकिन 167 में एडिशनल ग्राउंड डालते वक्त आपको देखना है कि ये यहां पर वेकेट करने के लिए एडिशनल ग्राउंड विल वर्चुअली रिटायर, वर्चुअली वेकेट, एक्चुअल वेकेशन नहीं हो सकता। एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ओके, ऐसा हो सकता है, ओके, ऐसा हो सकता है, ओके, ए है, बी है, सी है, 3 डायरेक्टर है प्राइवेट कंपनी के, कंपनी चल रही थी। अब ये अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, ओके, एक कुछ डिस्कशन करना था जिसमें यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करना था, तो तीनों ने हाँ बोलेंगे तो वो काम होगा। ओके, इसमें सी है ना, कांड कर रहा है, सी बोलता है नहीं करने का, ए और बी हाँ बोल रहे हैं। अब ए और बी मिलकर सोच रहे हैं कि साला ये दिमाग खराब हो रहा है, तो एक काम करते हैं, अपन एक एडिशनल ग्राउंड ऑफ वेकेशन डालते हैं, सी को ही निकाल देते हैं, क्योंकि ए और बी सी को नहीं निकाल सकते। ये मैंने समझाया हुआ है। क्यों नहीं निकाल सकते ए और बी सी को? क्योंकि ये डायरेक्टर्स है। हु कैन रिमूव डायरेक्टर्स? ओनली मेंबर्स। तो 169 फॉलो करना होगा और मेंबर को बताना होगा कि सी को निकालो, तो मतलब कारण देना पड़ेगा, और कोई ऐसा कारण है नहीं, क्योंकि मेंबर तो सोच समझने वाली बात है ना। तो ये तो ग्राउंड नहीं हुआ, तो इन लोग ने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, 167 में डालते हैं, सी क्या है, सी है ना, खाली सी है ना, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बाद पास हुआ, तो हम वेकेशन का ग्राउंड डाल देंगे, ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट सीए कैन बिकम ए डायरेक्टर, मतलब सीए शुड सस्टेन ए डायरेक्टर, हुएवर इज नॉट ए फर्स्ट अटेम्प्ट, ओके, शुड लीव द डायरेक्टरशिप। कुछ समझ में आया? डोंट यू थिंक दिस इज मिसयूज ऑफ द पावर गिवन? इसीलिए इसको क्लियरली आप समझना कि 167 में अगर आप एडिशनल ग्राउंड डालते हो तो इट इज वर्चुअली वेकेटेड। 167 बोल रहा हूं, 164 में डाल सकते थे, ये पहले 164 में डालता तो सी बनता ही नहीं था, लेकिन 160 बनने के बाद आप वेकेट करना चाहते हो, जो आप मिसयूज कर रहे हो पावर, वो नहीं होना चाहिए। यानी अगर ये कितना भी रहा, 167 में आपने एडिशनल ग्राउंड डाले होंगे, फिर भी आपको 169 ही फॉलो करना पड़ेगा। आप लिख के ले लीजिए। ये या नहीं तो यार ये मिसयूज है, ये कोई भी कर सकता है फिर तो। एडिशनल ग्राउंड फॉर वेकेशन नहीं, हमारा ग्राउंड है, अभी ग्राउंड अभी आया ग्राउंड, ऐसा नहीं होगा।
दिस इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड क्लियरली, बिकॉज नहीं तो आप समझो ना ये पावर ऑफ मिसयूज हो रहा है ना, क्योंकि वोटिंग नहीं हो रही है, तो जो वोट नहीं कर रहा है, जो दिमाग खराब कर रहा है, उसको हम निकाल सकते हैं। फिर तो ऐसे कौन निकाल सकता है? बोर्ड, जबकि पावर बोर्ड के पास नहीं है। मैंने क्लियर किया है, ये आप पूरा एकदम बाइबल की तरह चीजें बिठा दो यार। ये मतलब ये बाई ग्राउंड रूट है, बस खत्म। अपने लिए स्टोरी है, यही हुक और क्रुक आपको दिमाग में डालना जरूरी है, क्योंकि आपको ये क्लियर आंसर रखना पड़ेगा, बोर्ड डज नॉट हैव एनी पावर टू रिमूव। तो अब मेरे पास रिमूव का पावर नहीं है, तो मेरे पास और एक तरीका आ जाता दिमाग में कि 167 को यूज करूंगा, जो कि नहीं होगा। तो इसलिए 167 में अगर प्राइवेट कंपनी, मैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं सुन लीजिए, दिमाग में गो थ्रू कर लीजिए एक बार शांति से। 167 में प्राइवेट कंपनी एडिशनल ग्राउंड डाल सकता है, लेकिन उसकी वजह से वर्चुअली वेकेट होगा। एक्चुअल वेकेशन के लिए या रिमूवल के लिए 169 ही फॉलो करना पड़ेगा। तो एडिशनल ग्राउंड के लिए प्राइवेट कंपनी 164 यूज करे तो बेस्ट है। 167 यूज किया तो ग्राउंड ऑफ चैलेंज है, चैलेंजिंग पार्ट है, मतलब कोर्ट में जाएगा प्रॉब्लम आ जाएगी। ये सीन है मेरे ख्याल से। क्लियर मालिक एवरीबॉडी? तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा क्रक्स समझ में आया होगा। ओके, उसकी पेनल्टी, वो एक पेनल्टी का पॉइंट है, वो अपन डिस्कशन कोई उसमें ज्यादा मेजर इंपैक्ट नहीं है, लेकिन दिस इज व्हाट अ क्रक्स ऑफ 164 एंड 167 कंप्लीटली। ओके, तो टेक ए ब्रेक, ब्रेक के बाद अपन इसको कंक्लूड करते हैं लास्ट पोर्शन को।